हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ा कल अपन ने? कुराड़ा से क्या मिले हमें? खेती के औजार। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? ये सवाल कहाँ पे है? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? लाजवर्थ मन के 8,000 कहाँ से प्राप्त हुए? बरौर। कहाँ से? और कौन सी मुहरें मिली? कौन कौन सी हड़प्पा के अवशेष मिले? बरौर कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सरस्वती नदी किनारे। कौन से जिले में? श्री गंगानगर। जोधपुरा कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? क्या मिला यहां से? सुनारी कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? किस टाइम की बस्ती है? क्या क्या मिला हमें यहां से? लोहा, चावल, घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ। गणेश्वर कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? ताम्र युगीन सभ्यताओं की। तांबा कहां बेचते थे? और बाढ़ से बचाव के लिए पत्थर के। अच्छा, गुप्तोत्तर काल का मुख्य केंद्र कौन सा था अपना? भीनमाल। कौन सा था? किसकी राजधानी थी? चावड़ाओं की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? चावड़ाओं के टाइम में कौन सा चीनी यात्री आया था? अवेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा था? कौन से दो विद्वान इनके दरबार में थे? कभी मार्क की बुक का नाम बताओ। ब्रह्मगुप्त को भारत का। ब्रह्मगुप्त की किताबों के नाम बताओ। ब्रह्मस्फट सिद्धांत और खंड। चावड़ाओं के बाद यहां किसने कब्जा कर लिया? भीनमाल का उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल। क्या क्या मिले हमें यहां से? यूनानी दुहत्थी सुराही और रोमन एम्फोरा। ये कहां से प्राप्त होते हैं? बसंतगढ़ अभिलेख कब का है? कौन सी माता जी के मंदिर से? कौन से चावड़ा राजा? उस समय आबू का सामंत कौन था? तो कौन सी व्यवस्था की जानकारी? पहली बार क्या वर्ड यूज में लिया गया? कोटा में एक शिव जी का मंदिर मिला, वो कौन सी जगह से? चार चौमा। कहां से? हूण राजा मिहिरकुल ने मंदिर कहां पर बनवाया था? बाडोली। शिव मंदिर कहां बनवाया था? बड़वा अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? ये कौन से वंश की जानकारी देता है? मोखरी। कितने पिलर है? लेख कितने पे? बयाना में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने क्या बनवाई? विष्णुवर्धन कौन से वंश का था? चित्रलेखा ने क्या बनवाया? सिक्के कहां से प्राप्त हुए? कौन से राजाओं के सिक्के हैं? गुप्तों के सिक्के। किसकी खेती होती थी यहाँ पे? रंग महल कहां पर है? किसने उत्खनन किया? डॉक्टर अन्ना रेड्डी। किस रंग के मृद भांड? उन पे क्या बना हुआ है? किसकी मूर्ति मिली है? किसके कौन से काल की है? कौन से काल की? कुषाण। नोहे कहां पर है? किसने उत्खनन किया? आरसी अग्रवाल। किसकी भटियां मिली? किसकी मूर्ति? यक्ष की मूर्ति, जिसे क्या कहा गया? कौन से काल की है? कौन से कुषाण राजाओं के सिक्के? वासुदेव और हुविस्क नाम के कुषाण राजाओं के क्या मिले हमें यहां से? सिक्के। मिनांडर ने कहां पर अटैक किया था? मध्यमिका पर अटैक किया। सिक्के कहां से मिले? कितने सिक्के? कौन सी धातु के? सोने के सिक्के मिलते। कणसवासी वाले अभिलेख कब का है? 738 ईस्वी। कौन से मौर्य राजा? इसके बाद मौर्यों के राजस्थान में कोई जानकारी? मानसरोवर अभिलेख कहां से मिला है? कौन से सन का है? कितने मौर्य राजा? नाम बताओ। भीम, भोज और अच्छा, बेराट का उत्खनन किस किसने किया था? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ। कौन कौन सी दो पहाड़ियां बताई थी मैंने? महादेव पहाड़ी। और यहाँ की लिपि क्या कहलाती है? यहाँ के चित्र क्या कहलाते हैं? जयपुर के कौन से राजा ने उत्खनन करवाया? उस समय यहां से क्या मिला था? उसमें शायद क्या रहे होंगे? कौन सा चीनी यात्री आके गया था? उसने बेराट को क्या कहा था? उसने क्या फेमस बताए थे यहाँ के? कितने बौद्ध मठ बताए थे? कौन से हूण ने तोड़ दिए थे? अशोक के कितने अभिलेख मिले? पहला किसको मिला? कैप्टन बाइट को कब मिला? कौन सी पहाड़ी से? अशोक को क्या बताया गया? किस किस में विश्वास व्यक्त करता है? बौद्ध संघ और धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। कितनी बौद्ध पुस्तकें? दूसरा अभिलेख किसको मिला? कब मिला? 1871। कौन सी पहाड़ी से? राजन्य जनपद कौन से क्षेत्र में था? कहां पे था? भरतपुर। अर्जुनायन जनपद, सिक्कर और सालवा जनपद, इसकी कौन सी से सीमा विवाद था? योद्ध जनपद कहां पे था? किसको हराया इन्होंने? क्या उपाधि धारण की? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख बताता है? सबसे अधिक सिक्के कौन से जनपद के मिलते हैं?
मालाओ कौन से जनपद के? ये सिक्के कहां कहां से मिले? रेड को प्राचीन भारत का, रेड का उत्खनन किसने किया? मालव जनपद की राजधानी कौन सी थी? इसकी सभ्यता क्या कहते थे? ये कौन कौन से क्षेत्रों में था? टोंक और जयपुर। राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल माध्यमिका उत्खनन किस किसने किया? डी.आर. भंडारकर और के.बी. सौंदरराजन। बोलो नाम। और उनके अनुसार माध्यमिका कैसा केंद्र था? बौद्ध। कैसा केंद्र था? माध्यमिका की खोज किसने की थी? माध्यमिका की जानकारी पाणिनि की पुस्तक, पतंजलि की, वेदव्यास जी की, और कौन सा अभिलेख? कौन से जिले से, कौन से माताजी के मंदिर से, किसको मिला? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कब मिला? यह राजस्थान का। इसके अनुसार माध्यमिका एक कौन से सम्मत की जानकारी है? वीर निर्माण सम्मत। माध्यमिका कौन से जनपद की राजधानी थी? सिवी जनपद कौन से क्षेत्रों में था? कुरु जनपद का क्षेत्र बताओ। अलवर का उत्तरी भाग। इसकी राजधानी? सूरसेन जनपद का क्षेत्र बताओ। राजधानी? मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र बताओ। अलवर और जयपुर। इसकी जानकारी? ऋग्वेद। राजधानी? इसकी जानकारी? कौन कहता है महाभारत के बाद शक्तिशाली हुए थे? किससे हारे थे और किसमें मिल गए थे बाद में? किसमें? वैदिक सभ्यता के 3 केंद्र बताओ। अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक। बीकानेर की सभ्यता क्या कहलाती है? अमलानंद घोष इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम क्या बताते हैं? इसके 2 केंद्र बताओ। देखे कालीबंगा में म्यूजियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? कालीबंगा के पतन का कारण क्या माना जाता है? भूकंप। यहाँ पे कैसी मुहरें मिली है जो किस तरफ इशारा करती है? किस तरफ? आपके कितने अग्निकुंड मिले? समाधान कैसे मिले? बेल की मण मूर्ति कैसी है? कैसे बेल की? भाग। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का नालियां किसकी मिली है? एक खोपड़ी है जिसमें, जो किस तरफ इशारा करती है? मस्तिष्क सोथ या इंटे कैसे मिली है? इसलिए कालीबंगा एक वो इंटे कैसी है? कच्ची इंटे, अलंकृत इंटे। दक्षिणी पूर्वी दिशा से क्या मिला है? एक साथ कितनी फसलें? कॉलोनी में घुसती कमरा है जो कि नगर कितने भागों में बंटा हुआ था? पश्चिमी भाग क्या कहलाता? उसमें क्या बने हुए थे? पूर्वी भाग क्या कहलाता? उसमें क्या बने हुए थे? पाकिस्तान का कौन सा सेंटर ऐसा मिला हमें? कितने स्तरों का उत्खनन हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पाकिस्तान का कौन सा शहर ऐसा है? किसने कहा है तीसरी राजधानी थी? किसने कहा था? उत्खननकर्ता कौन कौन थे यहाँ के? बीबी लाल, बी.के. थापर और एम.डी. इसकी खोज किसने की थी? इसकी पहली बार जानकारी कौन देता है? एल.पी. तेसितोर। ये कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर का सर्वे किसने किया? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा कौन से जिले के अंदर है? कौन से जिले में? हनुमान। ओझियाना का उत्खनन किस किसने किया? बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। किसकी मण मूर्तियां मिलती है? बालाथल का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ। यहाँ पे किसकी भट्टियां हैं? 11 कमरों का एक, पानी के लिए, हाथ से बना हुआ। कौन सी सभ्यता से कांटेक्ट था इनका? गिलुंड कौन से जिले में? कौन सी जगह का उत्खनन हुआ? मोडिया मगरी का उत्खनन किस किसने किया? बीबी लाल, वी.एस. शिंदे, ग्रेगरी पोसल। कैसी इंटें मिली? कितने प्रकार के मृत भांड? मिट्टी की, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की, हाथी दांत की चूड़ियां मिलती है। आहड़ जो है, आहड़ के अंदर नींव कैसी मिली है मकानों की? पत्थरों की नींव। मकान कैसे बने हुए? कच्ची ईंटों के मकान है, उनमें मजबूती के लिए। और मरण मूर्ति किसकी मिली है? उसे क्या कहा गया है? लाल व काले क्या मिले? उनको क्या कहा गया? गोरे और कोट। कितने चूल्हे मिले जो किस तरफ इशारा करते हैं? संयुक्त परिवार या एक चूल्हा? उनमें कैसा है? मसालों के लिए। कौन कौन से अनाज खाते? सब के साथ क्या दफनाते? उनका यूनान से रिलेशन था, आपको कैसे पता चलता है? अपोलो के चित्र वाला सिक्का। ईरान से रिलेशन कैसे पता चलता है? बिना हत्थे का जलपत्र। अफगानिस्तान से वो सामान को तोलने का काम करते, क्या मिले? कौन सा उद्योग? किसकी भट्टियां? तांबे की। इसलिए से क्या कहा जाता है? उत्खनन किस किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांगल। आहड़ के पुराने नाम क्या क्या थे और इसका स्थानीय नाम क्या था?
अच्छा, ये कौन सी नदी के आसपास की सभ्यता? आइडिया बेडस। इस बनास सभ्यता की खोज किसने की थी? आरसी अग्रवाल। पाषाण काल के 2 सेंटर नागौर में मिले हैं, जायल और डीडवाना। एक अपने को अजमेर में मिला है, 2 सेंटर बाड़मेर में मिले हैं, पचपदरा और तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कौन से जिले में? किसने उत्खनन किया इसका? वीरेंद्रनाथ मिश्र। क्या क्या चीजें मिली है? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। प्राचीन सभ्यताओं का पालना कौन से जिले में, कौन सी नदी के किनारे, किसने उत्खनन किया, कौन सी जगह का उत्खनन किया, कौन कौन सी चीजें मिली? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली। बी आलचीन को पाषाण उपकरण कहां से मिले? सटनकार को। जयपुर इंद्रगढ़ से किसको मिले? सीए एकेट। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन? देखो आगे। कितने सेंटर लिख लिए थे? आगे कुछ सेंटर के मैं नाम लिख रहा हूं, उतार लो, उनके डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं, बस और कुछ ही नहीं करना। उतार लो। सेंटर के नाम है, इनके डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अपने। कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या कई बार वो प्री में क्वेश्चन आता है ना, मैच द फॉलोइंग सुमेलित कीजिए, उस टाइप का सवाल आ जाए तो अपने याद रहे थोड़ा। उतार लिए सारे? एक एक डिस्ट्रिक्ट पढ़े। पहला कौन सा लिखा है? पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में एक जगह। अगला क्या नाम है? उदयपुर। उदयपुर। पिंड पांडलिया चित्तौड़ और झाड़ोल कहां पे? उदयपुर। अगला कौन सा है? सवाई माधोपुर। कोल माहौली सवाई माधोपुर। अगला कौन सा है? भरतपुर। मला है भरतपुर। अगला कौन सा है? जालोर। एलाना कहां पर है? बाकी सारे जयपुर। बाकी जीते बचे सारे कौन से हैं? तो जयपुर वाले चारों सेंटर के नाम बोलो देखे। नंदलालपुरा, नलियासर, किराड़ोत, चौथवाड़ी, चितवाड़ी। क्या क्या नाम बताओ देखे। नंदलालपुरा, नलियासर, किराड़ोत और चितवाड़ी। दोबारा बता दो एक बार। पिंड पंडलिया कहां पर है? झाडोल कहां पर है? कोल माहौली, मला है, नंदलालपुरा कहां पे? जयपुर। एलाना और नलियासर, किराड़ोत और चितवाड़ी। याद रह जाएंगे सारे। तांबे वाले सेंटर है लगभग लगभग सारे, तो कुछ नहीं लिखना अपने, जो जिले जिले लिख लो। एक मैंने बीच में एक चीज और बताई थी आपको कि बेराट में जो चित्र मिले उनके अपने नाम क्या दिया? सेल्स।
ऐसे शैल चित्र भी अपने को कई अलग अलग जगह से मिले, कहां कहां से मिले वो लिख लो अपने। शैल चित्र, रॉक पेंटिंग से एक लिस्ट बना लेते हैं। कई बार कोई मेंस में पूछ ले हमें कौन कौन सी जगह से रॉक पेंटिंग्स प्राप्त होती है। रॉक पेंटिंग्स कहां कहां से मिली, नाम बताओ देखिए। सोहनपुरा, डडीकर, हरसोरा, कन्यादय, गिरदड़ा और अलग। इनके भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। इनके तो एक बार क्वेश्चन पूछा, भी 2 सवाल पूछे हुए यहां से, मैं भी बता देता हूं आपको। पहला कौन सा आपका? सोहनपुरा, सिक्कर में जगह पड़ती है सोहनपुरा। डिस्ट्रिक्ट लिखो इनके, सिक्कर। सोहनपुरा कहां पर है? सिक्कर। अगले 2 सेंटर कौन से? डडीकर और हरसोरा, दोनों अलवर में। डडीकर हरसोला दोनों कहां पर है? अलवर। ये सवाल पूछा है, एक बार स्टार लगा लेना इसके, कि हमें डडीकर तथा हरसोरा नामक स्थानों से शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। ये दोनों क्षेत्र कौन से जिले में पड़ते हैं? तो कौन से जिले में? अगला कौन सा है? कन्यादय। कन्यादय 12, 12 जिला है, 12, 12 जिले के अंदर 12। अगला कौन सा है आपका? गरदड़ा, बूंदी में। गरदड़ा कहां पर है? बूंदी। अगला कौन सा है? आलनिया, कोटा में। आलनिया कहां पर है? कोटा। गरदड़ा, बूंदी, आलनिया, कोटा। आलनिया वाले चित्र सबसे अच्छे हैं। एक बार यह सवाल था कि आलनिया के चित्रों की खोज किसने की थी? जगत नारायण। किसने की थी? नीचे लिख लो। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। जगत नारायण ने आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। आलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड रॉक पेंटिंग्स ऑफ आलनिया। तो 2 सवाल यहां से उठे हुए हैं ना। और बेराट वाला पूछा हुआ सवाल कि बेराट से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए, नहीं वैसा कोई सवाल था। अब ना कोई मेंस में भी पूछ ले, राजस्थान में 4 ऐसे स्थलों के नाम बताइए जहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए। बता सकते हो? अच्छा, ये लिखे हुए बेराट अपनाई, बेराट पहले ही पढ़ लिया था हमने, तो वो भी याद रह सकता है। तो कौन कौन से बताओ? सिक्कर में कौन सा? अलवर में कौन कौन से? डडीकर और हरसोरा। 12 में, बूंदी में और कोटा में। ये अपना प्राचीन राजस्थान। एंशियंट राजस्थान शुरू किया था, इतना ये ले देख। अपने पास ज्यादा जानकारी एंशियंट की नहीं। कारण भाई क्यों है, क्यों नहीं अपने पास ज्यादा जानकारी एंशियंट की? क्योंकि एंशियंट भाई हिस्ट्री पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो किताबों में लिखी हो या जमीन को खोदो। या तो किताबों में लिखी हो या किसको खोदा जाए? जमीन। तो किताबों में लिखी हुई तो एंशियंट है ही नहीं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लिख के क्या गए थे वो हमारे पढ़ने के अंदर नहीं आता। फिर प्राचीन में काल में जब भारत में लोग रहने भी लगे तो राजस्थान में कम रहे, बाकी जगह ज्यादा रहे, क्योंकि जहां पानी ज्यादा था वहां रहे तो लोग रहे। यहाँ पे आपके यूपी, बिहार, पंजाब इन इलाकों में रहे तो अपने साइड में लोग भी कम रहे, तो वैसे भी हिस्ट्री कम। तो जितनी जगह खोदी उनको खोद खाद के इतना ही बना आपने, तो कितनी हिस्ट्री बन सकती है। अब आगे अपने मान लो पढ़नी हो मध्यकाल, कौन सी पढ़नी हो? तो वो ये कितने दिन में कंप्लीट होगी? 4 दिन। आज वाला तो एक्स्ट्रा मान लो आप, आगे जो 4 दिन हुए अपने को पढ़ते, 4 दिन में कंप्लीट होगी। मध्यकाल होती है 40 में। उसको धीरे धीरे पढ़ा जाए तो दिन को 40-45 खा जाती है। अब जल्दी जल्दी भी अपने करें ना तो भी 20 दिन तो खाई जाती है, कि 20 दिन से पहले तो मध्यकाल हो ही नहीं। आधुनिक भी पढ़, क्योंकि मध्यकाल में राजा महाराजाओं का इतिहास, राजा महाराजाओं ने किताबें लिखवानी शुरू कर दी। राजा ने अपने 3 विद्वान बिठा के लिख रहा है,
मेरा, टावरों का, लुगाइयों का, सबका लिख। तो सारे लिख के गए तो अपने को सबका पढ़ना भी पड़ता है, उनका वहां से जानकारी ज्यादा है। फिर तीसरी आ गई आधुनिक काल। आधुनिक काल में सारे पढ़ने लगे, सारे पढ़ने लगे, फिर तो और किताबें खूब सारी, तो आधुनिक वाले भी 20 एक दिन खा जाता है अपना बाद में। तो बाद में हिस्ट्री अपनी सबसे ज्यादा टाइम खाती है, वो खाती है अपने मिडाइवल, कौन सी है, उसके बाद में मॉडर्न, और सबसे कम बापड़ी कौन सी खाती है। अब अब हिस्ट्री के सवाल आते हैं पूरी को ले दे के 7 8 के सवाल आते हैं। हिस्ट्री कल्चर दोनों के मिला के 20 एक सवाल आते हैं, जिनमें 11 12 सवाल तो होते हैं कल्चर के, और 8 एक सवाल आते हैं आपके हिस्ट्री के। तो कुल मिला के 18 20 सवाल का रेशियो रहता है, 20 आ जाए 18 आ जाए। अब ये 7 8 वाला ये हो सकता है कि कभी 7 8 की जगह 5 6 रह जाए तो उधर 13 14 हो जाएंगे, और इधर 10 हो जाएंगे तो उधर 10 हो जाएंगे, ले दे के रेशियो ऐसा रहेगा। तो मान लो 8 सवाल भी लेके चले अपने, तो 8 में से 2 तो आते हैं एंशियंट के, किसके आते हैं, 4 आते हैं मॉडर्न के, कितने हुए 6, 2 आते हैं मिडाइवल के। मिडाइवल टाइम लेती है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये बापड़ी टाइम लेती है, सबसे कम सवाल आते हैं। 2 इसके भी 2, उसके भी 2, और ये जल्दी याद भी हो जाती है ना। याद होगी ना आपको, या याद नहीं भी, याद है किसको पूरा प्राचीन राजस्थान याद है? कोई ऐसा जो क्यों क्लास में खड़ा होकर धड़ 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 सुना दूं मैं, किसको याद है ऐसा? एक भी बंदे को याद नहीं है? तुम्हें याद है? थोड़ा याद है? हाँ याद है, तुम में से खूब सारे लोगों को याद है, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक आधा आके आगे सुना देगा ना, फिर तो आप में आ जाएगा, फिर तो घुंघरू बंधेगे आपके कि मैं भी सुना दूं, मैं भी सुना दूं। शुरू शुरू में क्या है, पूरी क्लास में जब कोई हाथ नहीं खड़ा करता, अपने को याद भी होता तो अपने लगता है कोई ना कोई चक्कर तो है, तभी बाकी हाथ नहीं खड़े कर रहे, है ना। वरना तो अभी भाई साहब याद तो है, अपने को भी याद नहीं हो रहा। बाकी मैं अभी पूछ रहा था, आप सुना ही रहे थे, है ना। एक काम करना, जैसे आज अपने नया टॉपिक शुरू कर लेंगे कोई, आप डेली अगले भी 2 3 दिन तक इस पीछे वाले का रिवीजन करना, है ना। वन रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे। आप देख लो, आपको वो कल ही मैं बात कर रहा था, पहले दिन जो चीजें पढ़ी थी वो सबसे अधिक याद है। सीए हैकेट ने वहां से ये प्राप्त किया, है ना। सीए हैकेट अपने को लगता है जैसे मामा का बेटा है कि सीए हैकेट सेटन कार बी आलचिन ये साथ ही पढ़े हुए हैं सर, 6 क्लास तक तो साथ ही पढ़ते थे हमारे। चलो तो आज अपने मॉडर्न शुरू कर लेते हैं। क्या शुरू कर लेते हैं? मिड के क्वेश्चन कम आते हैं तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले जिनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पढ़ ले। देखो आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान। आधुनिक राजस्थान, मैं देखो पहले दिन जब आपको सिलेबस थोड़ा थोड़ा समझा रहा था, तब मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि हिंदुओं का काल प्राचीन था, वो तो क्या माना गया आपका प्राचीन काल। मुसलमानों का काल क्या माना गया मध्य काल। और अंग्रेज आ गए थे, वो क्या माना गया आपका। इसका मतलब अब अपने क्या पढ़ेंगे अंग्रेजों। मैंने तब एक बात और बोली थी कि अंग्रेजों का भारत में 2 प्रकार का राज था। कहीं पर तो उनका डायरेक्ट रूल था, कई जगह उनका इनडायरेक्ट रूल था। जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, साउथ इंडिया, यहाँ पे उनका था डायरेक्ट, अपने पे था इनडायरेक्ट। अपने यहाँ पे अंग्रेजों ने सीधा सीधा राज नहीं किया। अपने यहाँ पे थे राजा, और राजाओं के साथ अंग्रेजों की थी संधियां। अपने यहाँ पे कौन थे? राजा, और राजाओं की अंग्रेजों के साथ में क्या थी? संधियां थी राजाओं के अंग्रेजों के साथ। बाकी अंग्रेजों का अपना सीधा सीधा कोई भी व्यवहार और नहीं था। अपने को दोस्त बना लिया अंग्रेजों। कारण भी था, अंग्रेज भारत में बिजनेस करने आए थे। क्या करने आए? इसलिए अंग्रेज वहां वहां गए थे जहां जहां बिजनेस था। जहां पे क्या था? बिजनेस। अपने यहाँ पे इतना कोई बिजनेस था नहीं, बिजनेस नहीं था तो इसलिए अंग्रेज अपने यहाँ पर भी आए नहीं। बंगाल पे कब्जा किया क्योंकि बिजनेस है, गुजरात पे कब्जा किया क्योंकि बिजनेस है, साउथ इंडिया पे कब्जा, जहां समुद्र लगेगा बिजनेस वहीं होगा। देखो सीधी सी बात ये मान लो कि जहां समुद्र है वहां पर क्या होगा? बिजनेस। तो पहले उन्होंने समुद्र वाली जगह पे कब्जा कर लिया, बिजनेस हाथ में आ गया। फिर उनका और कहां पे रुपए हो सकते हैं, तो रुपए वहां होंगे जहां खेती ज्यादा होगी। खेती ज्यादा कहां पे? यूपी, गंगा यमुना सारी नदियां उधर है तो खेती होगी। पंजाब, सतलज रावी, सारी आपकी नदियां उधर निकल रही है, तो उन्होंने कहा यहाँ कब्जे कर लो, तो उन्होंने यहाँ पर कब्जे कर लिए। अपने नए तो थी खेती, न अपने था समुद्र, इसलिए न तो अपने बिजनेस था न अपने खेती थी। इसलिए अंग्रेजों ने कहा तुम ठीक हो, साइड में रहो, तुम हमारे दोस्त बन जाओ खाली। इसलिए अपने अंग्रेजों के क्या बन गए थे? दोस्त। अच्छा दोस्त भी कैसे बन गए अपने अंग्रेजों के? हुआ क्या था कि अंग्रेज जब अपने देश में आए थे तब अपने देश में राज था मुगलों का। किसका राज था? बादशाह अकबर के टाइम में वो यहाँ पर आए थे। शुरुआत में वो यही सोच के आए कि अपने को जाके बिजनेस करना है, इसलिए वो मुगलों के यहाँ पे आके क्या करने लगे? अपने बिजनेस। मुगलों को टैक्स देते और वो यहाँ पे क्या करते? अपने बिजनेस। 2 3 उन्होंने फैक्ट्री लगा ली अपने, सूरत में फैक्ट्री लगा ली,
बॉम्बे में फैक्ट्री लगा ली, मद्रास में फैक्ट्री लगा ली, कलकत्ता में फैक्ट्री लगा ली और यहां पर अपना बिजनेस करने लग गए। अकबर के बाद बना जहांगीर, चलता रहा उनका ठीक ठाक। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। इन चारों बादशाहों के टाइम में अंग्रेज यहां पर क्या करते रहे? बिजनेस। औरंगजेब के बाद में मुगल बादशाह बेलखने बनने लग गए। औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य टूट गया एकदम। जब मुगल साम्राज्य टूट गया तो अंग्रेजों को लगा कि अच्छा आजकल राजा की तो चलती ही नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। कई की जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया कि ये अब ये जगह हमारी है। मुगल बादशाह को भी लगा कि यार पंगा, मुगल बादशाह से दिल्ली नहीं संभल रही थी, वो साउथ इंडिया कैसे संभालता? तो मुगल बादशाह ने कहा ठीक है तुम ले लो। तो मुगल बादशाह के हाथों से धीरे धीरे नियंत्रण से चीजें हटने लग गई। राजतंत्र में सीधा सिस्टम है, जब तक आप शक्तिशाली हो आपसे लोग डरेंगे, जैसे ही आप शक्तिशाली नहीं रहोगे लोग आपको डराएंगे। इसलिए मुगलों को डराने के लिए भारत में एक नई शक्ति आ गई, मराठे। कौन आ गए? अब मराठों ने मुगलों से टैक्स लेना शुरू किया। जो मुगल पहले पूरे देश का टैक्स ले रहे थे, उनसे अब टैक्स कौन ले रहे थे? मराठों ने कहा हमें टैक्स दो। इसका मतलब मुगलों वाली जगह पे कौन आ गए? मराठे। मुगलों की जगह दो लोग लेना चाहते हैं, मुगलों की जगह लेना चाहते हैं अंग्रेज, मुगलों की जगह लेना चाहते हैं मराठे, दोनों। एक म्यान में दो तलवारें। इसका मतलब मराठों के और अंग्रेजों के बीच में अब क्या होगी? लड़ाई। फिर दूसरा, मराठे कहां के थे? साउथ इंडिया। और अंग्रेजों का भी मुख्य बिजनेस कहां पे था? साउथ इंडिया। इलाका भी एक इलाके में रहने वाले लोग हो, एक शक्ति को हरा के भारत पे कब्जा करना चाहते हो तो आपके बीच में लड़ाइयां पक्की होगी। तो अंग्रेजों के और मराठों के बीच में तीन लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? तीन युद्ध हुए। पहला युद्ध साउथ इंडिया में ही हुआ उनके बीच में। कब से कब के बीच में बताओ देखिए? किस किस के बीच में लड़ाई हुई? अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई साउथ इंडिया में। और इसके अंदर न तो अंग्रेज हारे ना मराठे जीते, ड्रॉ। मैच क्या हो गया? 7 साल तक लड़ाई चली, थोड़े बहुत इलाके अंग्रेजों ने दबाए मराठों के, थोड़े बहुत मराठों ने किसके दबाए? अंग्रेजों के। 7 साल बाद में कहा कि वाह ठीक है ड्रॉ मान लो भाई, जो हमने जीत लिया हमें वापस दे दो, तुमने जीत लिया तुम वापस दे दो, बस जीरो। जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। थोड़े दिनों बाद, कई साल तो शांति रही इनके बीच में, थोड़े सालों बाद फिर लड़ लिए। 1803 से लेकर 1806 के बीच। कहां से कहां के बीच में? 1803। इस बार लड़ाई साउथ इंडिया में जो थी, थोड़ी बहुत लड़ाई होगी नॉर्थ में। थोड़ी बहुत लड़ाई कहां पे भी? नॉर्थ में लड़ाई हुई यूपी के आसपास। कहां पर भी? यूपी के आसपास लड़ाई। जब ये यूपी के आसपास लड़ रहे थे तो यूपी के टच करते हुए अपने दो राज्य पड़ते हैं, भरतपुर और अलवर। कौन कौन से दो राजा यूपी के टच कर रहे थे? भरतपुर और अलवर। तो अंग्रेजों ने भरतपुर और अलवर के राजा से पूछा कि भरतपुर के राजा साहब और अलवर के राजा साहब, हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, आप हमारे साथ हो मराठों के साथ हो? भरतपुर अलवर वाला उनका अंग्रेजों के साथ। किसके साथ है? अंग्रेजों का। पर ये मराठे तो तुम्हारे देश के हैं, उनका कोई नहीं है, लुटेरे हैं। अपने मराठों से परेशान थे भयंकर, मराठे लूटपाट करते, अपने राजस्थान में लूटपाट कर करके जाया करते। अंग्रेजों का फिर सोच लो, ये तुम्हारे देश के लोग हो, तुम हमारे दोस्त बनोगे पक्के? अपने वालों का यार कितने गोरे हो तुम, हाथ मिलाओ इधर। तो 1803 में अपनी दो रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली। एक तो कर लेता भरतपुर, पहले करता है भरतपुर और बाद में करता है आपका अलवर। सितंबर में देखी थी भरतपुर वालों ने और नवंबर में किसने कर ली? अपने क्यों करना चाहते हैं अंग्रेजों से संधि? क्योंकि मराठों से तंग है। और अंग्रेज किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मराठों। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन, अपने दुश्मन कौन? मराठे। मराठों का दुश्मन कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज अपने क्या बन गए? और सीधी सी बात है कि मराठों की अलवर की लड़ाई होगी तो अंग्रेज साथ देंगे, अंग्रेजों की मराठों की लड़ाई होगी तो अलवर और भरतपुर साथ देंगे। आई बात समझ में? तो 1803 में कौन कौन सी रियासतों ने संधि की? भरतपुर और अलवर। इस समय अंग्रेजों का एक जो गवर्नर जनरल, भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा आदमी होता है उसको क्या बोलते? और उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल हुआ करता। और लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि लो भाई मैं आप दोनों से संधि कर लेता हूं। तो लॉर्ड वेलेजली किस किस से संधि कर गया? भरतपुर और अलवर। भरतपुर मत बोलो, भरतपुर अलवर बोलो, वरना उल्टा याद हो जाएगा। पहले किसने की? भरतपुर। फिर किसने की? याद रहेगी बात? लिखो थोड़ा। 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट ने? भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स।
अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? लॉर्ड लॉर्ड गवर्नर जनरल होता। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था अपना? कलकत्ता रहता था। गवर्नर जनरल कहां रहता था? क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा कौन? बंगाल। बंगाल में पैसे थे तो बंगाल में बैठा था वो। देखो, इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। अब अपने दो रियासत संधि करके, कौन कौन? तो अपने बाकी राजाओं को लगा कि यार आजकल इनकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, तो अपने बाकी जयपुर जोधपुर वालों ने भी अंग्रेजों को कांटेक्ट किया। पर जब भी अंग्रेजों को फोन मिलाते, फोन हमेशा कहता कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हो वो नंबर अभी व्यस्त, अन्य किसी नंबर पर उसकी बातचीत चल रही है। अपने वालों को पता चला इनकी बातचीत किससे चल रही है? भरतपुर। और अपने वालों ने कहा कि हमसे भी जस्ट फ्रेंड, खाली कुछ ही नहीं, कभी कभी हैंग आउट हो जाएगा अपना। अंग्रेजों का ना ना कोई फ्रेंडशिप नहीं अपने बीच में। कई साल तक उन्होंने दो लोगों से फ्रेंडशिप रखी। किस किस से? अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरी लड़ाई होती है 1817-18 में। कब होती है? वापस यूपी एमपी वाले बॉर्डर पर भी। इस बार अंग्रेजों को फिर लगा कि यार यूपी एमपी वाले बॉर्डर पे होगी तो वहां बॉर्डर पे क्या आता है? राजस्थान। अंग्रेजों को लगता था यार राजस्थान वाले राजा मराठों की तरफ भी तो जा सकते हैं। भाई अंग्रेजों दो पक्ष में लड़ाई चल रही है, अपने तीसरा पक्ष है तो अपने किसी की साइड में जा सकते हैं ना, अंग्रेजों की साइड में भी जा सकते हैं और मराठों। तो अंग्रेजों को फिर लगा कि यार राजस्थान वालों से बात करते हैं, क्या पता राजस्थान वाले मराठों के पक्ष में चले गए। तो इस बार उन्होंने कहा सबसे बात करो, सबसे बाकियों से पूछो देखिए क्या माहौल है। इसलिए एक बंदा भेजा कि तू सबसे बात करके आ। वो जो बंदा अपने से बातचीत करने के लिए वो था जेम्स टोड। कौन था? तो जेम्स टोड अपने से बातचीत करने के लिए आया था कि हमसे दोस्ती करोगे। और अपने वालों सब ने हाथ मिला मिला के, अरे कितने साल से वेट कर रहे थे यार, हम तो तैयार बैठे हैं दोस्ती करने के लिए। तो अपनी बाकी जितनी रियासतें थी वो संधियां कब करती है? 1817। 1817 में दो रियासतों ने संधियां की अपने, करौली और कोटा। किस किसने की? करौली और कोटा अपने कब संधियां कर गए? बाकी जितनी रियासतें थी वो संधियां कर गई 1818। कब कर ली? तो वैसे तो इनको 1817-18 की संधियां कहते हैं, पर फिर भी अलग अलग याद रखो तो याद रख लेना। 17 में किस किसने की? करौली और कोटा। बाकी सबने कब कर ली? 1818। और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? ये संधियां बड़ी संधियां थी। पहले वाली जो थी कोई तीन वाली संधियां बड़ी नहीं थी। तीन वालों ने खाली यूं लिखवाया था, साइन करवाया था कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम मराठों का साथ नहीं देंगे। इस बार संधियों में पूरी बातें लिखवाई गई, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो किस मामले में दोस्ती होगी किस मामले में दोस्ती नहीं होगी, पूरा परफॉर्मा तैयार किया गया। ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करके साइन करवाए। तो एक तरफ से तो राजा ने साइन किए, उधर से साइन कौन करेंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कहाँ रहता है? कलकत्ता। तो गवर्नर जनरल ने कहा मैं तो आ नहीं सकता, पर मैं मेरा एक बंदा भेज देता हूं, वो तुम्हारी साइन कर जाएगा। वो जो बंदा साइन करने के लिए अपने यहां पर आया था उस बंदे का नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? तो चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली के अंदर उनका अधिकारी था। इस अब दिल्ली राजस्थान के पास में पड़ता है, कलकत्ता पास में पड़ता है? दिल्ली पास में पड़ता है। तो दिल्ली वाले को कहा कि चार्ल्स मेटकॉफ तू जा और तू जाके अपने राजस्थान वालों से क्या करवा ले? साइन। तो अपने इन 1858 वाली संधियां जो बड़ी संधियां हुई थी इनमें साइन करने के लिए उधर से कौन आया था? बाकी सबसे तो चार्ल्स मेटकॉफ करके गया। नीचे वाली तीन रियासतें जो साउथ में थी अपने, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, कौन कौन सी थी? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रताप, ये मध्य प्रदेश पास में लग जाता है उधर। तो जॉन मेलकम नाम का एक आदमी था, जॉन मेलकम को कहा गया इन साउथ वालों के साथ तीन के साथ तू करवा ले। मेटकॉफ ने कहा मैं ऊपर ऊपर करवा लेता हूं, तो ये नीचे वाली तीन रियासतें देख ले। तो कौन कौन सी तीन रियासतें? डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन इनके साथ तो किसने कर ली? जॉन मेलकम। और बाकी रियासतों के साथ साइन करके कौन चला गया? और गवर्नर जनरल कौन है? इनको कौन सी संधियां कहते हैं? 17 में किस किसने की और 18 में बाकी सारी रियासतों। लिखो 1817 ईस्वी में इन 1817 1817 ईस्वी में इन 1817 1817 ईस्वी में 1917 करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। करौली एंड कोटा स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की।
करौली एंड कोटा स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। करौली एंड कोटा स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। अन्य सभी रियासतों ने 1818 ईस्वी में संधियां की थी। अदर स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज इन 1818 एडी। अन्य सभी रियासतों ने 1818 ईस्वी में संधियां की थी। अदर स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज इन 1818 एडी। अन्य सभी रियासतों ने 1818 ईस्वी में संधि की थी। अदर स्टेट्स कंक्लूडेड ट्रीटीज इन 1818 एडी। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज गवर्नर जनरल, इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। कौन था गवर्नर जनरल अंग्रेजों का? लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेजों का गवर्नर। लाइन चेंज करके लिखो। इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि समझ गए ना, उधर से बंदा जो बात करने आया था। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वाज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वाज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वाज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेज प्रतिनिधि था। लाइन चेंज करके लिखो। दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान, वो डूंगरपुर, बांसुरा, प्रतापगढ़ साउथ राजस्थान हो गया ना। दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ साउथ राजस्थान। दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ साउथ राजस्थान। दक्षिण राजस्थान की रियासतों के संधियों के दौरान, रियासतों के साथ संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेज प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेज प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेज प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। अब सुनना देखो, अंग्रेजों ने सारी रियासतों के साथ संधियां कर ली थी, सिरोही को छोड़ के। किसको छोड़ के? सिरोही के साथ अंग्रेज संधि करना ही भूल गए। हुआ क्या था कि अपने एक रियासत पड़ती यहाँ पे मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ में एक राजा था मान सिंह। कौन राजा था? तो जब अंग्रेजों ने मान सिंह के साथ संधि की, 1818 में मान सिंह संधि करता है। जब मान सिंह के साथ संधि की तो अंग्रेजों ने मान सिंह को पूछा कि भाई मान सिंह तू कहाँ का राजा है? तो उसने कहा मारवाड़ का हूं। उसने कहा मारवाड़ में क्या क्या आता है? तो उसने कहा मारवाड़ में आएगा भाई मेरा जोधपुर। और क्या था? उसने कहा नागौर आता है, और इसके अंदर हमारा पाली आता है, और इसके अंदर बाड़मेर आता है, और इसके अंदर जालोर आता है, और इसके अंदर सिरोही आती है। इसके अंदर क्या आती है? अब वो बाकी सारी बातें तो सच बोला था। जोधपुर आता था, पाली आता था, नागौर आता था, बाड़मेर आता था, जालोर आता था, पर सिरोही मारवाड़ के अंदर है। सिरोही अलग से छोटी रियासत थी, पर अलग से एक रियासत हुआ करती। पर अब इतना बड़ा राजा, राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की रियासत कौन सी थी? मारवाड़। वो कह रहा था, अंग्रेजों को लगा इतना बड़ा इलाका आता था, सिरोही भी आती होगी भाई इसके, इसलिए अंग्रेजों ने सिरोही वालों के साथ कोई भी संधि नहीं। अंग्रेजों को लगा सिरोही किसका पार्ट है? मारवाड़। अब अंग्रेज सब रियासतों के साथ दादा की संधि कर रहे हैं। लो साहब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। सिरोही वाले एकदम कोट पैंट के बटन ऊपर तक बंद करके बैठे हैं कि अंग्रेज अपने पास भी आएंगे, अपने भी क्या करेंगे? संधि। लेकिन अंग्रेज तो आए नहीं। तो 1823 में सिरोही वाले खुद गए। और सिरोही वालों ने जाके अंग्रेजों से पूछा कैसी क्या खता हुई? ऐसा हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं? पूरे राजस्थान के साथ संधियां कर गए कि क्या क्या गलती हुई सर, बताओ तो सही हमसे। अंग्रेजों का भाई साहब हो कौन आप, ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा हम सिरोही के राजा साहब, सिरोही रियासत है हमारी। कहाँ पड़ती है? ये देख लो साहब, मैप दिखाओ, मैप में दिखाएगी ये रही। अंग्रेजों का झूठ बोलते हो यार सर, ये तो मारवाड़ के अधीन है। किसने बताया आपको? कि मारवाड़ के राजा ने बताया। मान सिंह ने कहा कि मेरे अंडर में आता है। जब उसके अंडर में हो तो उससे संधि कर ली, तो तुमसे अलग संधि क्यों करें हम? भाई किसी को भारत के साथ संधि करनी तो राजस्थान से अलग से थोड़ी करनी पड़ेगी, भारत के साथ हो गई।
तूने कहा अरे वो मान सिंह झूठ बोल रहा है और हम उसके अंडर में नहीं आते, हम अलग है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कहा देखो अब हम खुद तो कहेंगे तो आप नहीं मानोगे, पर आपका जेम्स टोड हिस्टोरियन है ना, उससे पूछ लो। तो अंग्रेजों ने जेम्स टोड से पूछा कि टोड तू बताया। टोड ने कहा हाँ भाई, मारवाड़ का वंश है राठौड़, सिरोही का वंश है चौहान। सिरोही में कौन सा वंश है? ये तो वंश ही अलग अलग है और इनसे अलग से संधि करनी पड़ेगी। तो फिर अंग्रेजों ने सिरोही वालों से सबसे लास्ट में संधि की 1823 में। कब की? तो राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है, कौन सी थी? सिरोही। तो कई बार जब हम कहते हैं सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि किसने की? सिरोही। तो हमें लग रहा है सबसे लास्ट में कौन झुके? सिरोही। चुपचाप लिख लो धीरे से, बताना मत किसी को, बात को यहीं दबा दो अपने। लिखो 1823 ईस्वी में, 1923 एडी, 1823 ईस्वी में 1923 एडी सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। कोष्टक में लिख लो, राजस्थान की अंतिम रियासत है ना, संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। अच्छा, जब अपने संधियां की, संधि का मतलब दोस्ती हो गया ना भाई, अपने अंग्रेजों के क्या बन गए? दोस्त। तो अंग्रेजों ने अपने को सीधा सा कहा कि भाई अब तुम हमारे दोस्त बन गए। अब अपने क्यों दोस्ती की उनके साथ? तो मैंने बताया था अपने मराठों से तंग थे, मराठों से तंग थे इसलिए दोस्ती कर ली। पर जब हमने दोस्ती की तो हमने अंग्रेजों को एकदम ठोक बजा के पूछा कि भाई हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, पर तुम एक बात की गारंटी दो कि मराठे हमें तंग नहीं करेंगे। कहीं ये नहीं हो कि मराठे हमें तंग तो कर रहे हैं, हम तुम्हारे दोस्त बने इसलिए मराठे और तंग करें कि अच्छा तुम अंग्रेजों के साइड में जाओगे। अब देख लो, अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, इन मराठों का हमेशा डोरा करके जाएंगे, ये तो तुमसे कुछ मांगने जैसे भी नहीं रहे और तुम हमारे दोस्त हो। और फिर भी तुम्हें डर लगता है तो लो एक बात की गारंटी, आज के बाद तुम्हारी किसी से भी लड़ाई हो, तुम्हें नहीं लड़ना, हम लड़ेंगे। राजस्थान की किसी भी रियासत की किसी से भी लड़ाई होगी तो उस राजा को लड़ने के लिए जाना नहीं है, उसकी तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएगा? अंग्रेज। मराठों से तुम्हारी लड़ाई हो, हमें बता देना, तुम्हें कुछ ही नहीं करना, हम मराठों से निपट लेंगे अपने आप। और मराठों से छोड़ो, कोटा के राजा का तेरी बूंदी से, जयपुर से, जोधपुर से, आपस में भी तो राजाओं की लड़ाइयां होती, किसी से लड़ाई हो तो हमें बता देना। राजा ने कहा ठीक। कुल मिला के मामला यह तय किया गया कि रियासत के अंदर के मामले तो राजा के पास, रियासत के बाहर के मामले अंग्रेजों। बस लड़ाई का मामला बाहर का है अंदर का है? दो रियासतों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो बाहरी मामला हो गया ना, तो बाहर के मामले तो किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के। आंतरिक मामले, इंटरनल मैटर किसके पास रहेंगे? कितना टैक्स लगाना, कहां सड़क बनानी, कौन सी गाड़ियां चलानी, किसको ठिकाना देना, किसे ठिकाना लेना, किसको अधिकारी बनाना, किसको अधिकारी नहीं बनाना, ये काम तो कौन करेगा? राजा। किससे लड़ाई करनी और किससे संधि करनी, ये किससे पूछ के करने पड़ेंगे? अंग्रेज। यदि कोटा की बूंदी से लड़ाई होती है तो कोटा की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज, क्योंकि दोनों ने संधियां कर रखी। तो कोटा से भी लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। बूंदी से भी लड़ने कौन आएंगे? इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां, अंग्रेज इतने मूर्ख थोड़ी है जो कोटा वालों की तरफ से वही लड़ेंगे, बूंदी वालों की तरफ से वही लड़ेंगे। अंग्रेज आपस में लड़ते ही नहीं, आपस में नहीं लड़ते, लड़ाइयां क्या हो गई? बंद। तो इस लिहाज से अंग्रेजों का काल अपने लिए स्वर्ण काल है, शांति का काल है भाई। वरना पहले या तो मुगलों से लड़ाई चल रही है, या तुर्कों से लड़ाई चल रही है, या मराठों से लड़ाई चल रही है, या और कोई नहीं मिला तो आपस में ठोकीच गए। अपने वाल लड़ाई करने में तो पक्के तैयार रहा करते थे, कोई ना कोई युद्ध चलते रहते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के आने के बाद का कोई लड़ाई करनी नहीं, चुपचाप बैठ जाओ भाई रे, तुम तुम्हारा काम करो, ये अपना काम करे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद अपनी लड़ाइयां क्या हो गई? बंद। आंतरिक मामले किसके पास और विदेशी मामले किसके पास? विदेशी मामलों में दो चीज होगी, संधि और युद्ध। संधि और युद्ध। जयपुर की जोधपुर से संधि करनी है तो भी अंग्रेज करेंगे, जयपुर को उदयपुर से लड़ाई करनी है तो भी अंग्रेज करेंगे। आगे बात समझो। अच्छा, तो अब राजा ने कहा, मतलब करौली का राजा है, करौली का राजा किससे संधि कर रहा है? अंग्रेजों से। अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहां पे रहता है? कलकत्ता। तो करौली वाले ने कहा कि यार मेरे को कल को कोई काम पड़े तो मैं कलकत्ता कब आऊंगा रे? जाने में 6 महीने लगते हैं वैसा, तो मैं तुमसे कब बातचीत करता फिरूंगा? अंग्रेजों ने कहा अरे राजा जी यार आप क्यों आओगे हमारे पास, हम आएंगे, छोटे मोटे लोग हैं यार, राजा थोड़ी आएगा, हम आएंगे। तो गवर्नर जनरल का तू कैसे आ जाएगा? अरे मैं नहीं आऊंगा, मेरा एक बंदा हमेशा आपके पास ही रहेगा, मेरे एक बंदे की ड्यूटी मैं आपके पास में रख दूंगा, आपको तो कोई काम हो उस बंदे को बताओ,
फिर वो बंदा जाने मैं जानू, वो मेरे पास समाचार भेज देगा। कैसे भेजेगा? वो हम निपट लेंगे। इसलिए अंग्रेजों का एक बंदा हर रियासत में रहता। अच्छा, वो बंदा क्या काम करता है? राजा के गवर्नर जनरल के बीच में काम करता है। किसके बीच में काम करता है? राजा और गवर्नर जनरल। अच्छा, राजा का कोई राजा से, गवर्नर जनरल को भी आप राजा मान लो, वो अंग्रेजों का राजा एक प्रकार से। राजा राजा के बीच के जो मैटर होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं। राजनीतिक मामला होगा, कोई दो देशों के बीच का मामला है, तो एक बंदा है जो राजा के गवर्नर जनरल के बीच में राजनीति की बातें करेगा। तो दो बंदों के बीच में जो कोई बंदा होता है, अपने बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैटर देखता है भाई। युद्ध और संधि के मामले कैसे हैं? पॉलिटिकल मामले। पॉलिटिकल मामले देखता है, दो लोगों के बीच में देखता है, इसलिए क्या बोल दिया जाए? एजेंट। भाई आज अपने बीच में कोई, अपने कहते हैं कि भाई अपने को तो प्लॉट लेना है, तो अपने कहते हैं एजेंट देखो भाई है, जो अपने और मालिक के बीच में बात करवा दे। इवन आजकल तो अपने को रूम भी किराए पे चाहिए होता है तो कोई एजेंट बताता है ना। कई बार बच्चे आते हैं, सिर्फ फ्लैट लेना है, कोई एजेंट बता दो, कोई दिखा दे। तो जो अपने और मकान मालिक के बीच में अपने को रूम दिलवाने काम करे, वो क्या हो गया? एजेंट। तो राजा और अंग्रेजों के बीच में काम करे, वो भी क्या हो गया? एजेंट। क्योंकि राजनीति की बात करता है, इसलिए अपने क्या कह सकते हैं उसको? पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा, रहता कहाँ है वो? कहाँ रहेगा पॉलिटिकल एजेंट? राजा के पास, राजा की राजधानी में। इसलिए उसका एक नाम और पड़ा, रेजिडेंट। क्या नाम बोलते? रेजिडेंस यही है, जहां रेजिडेंस है वहां का वो क्या हो गया? रेजिडेंट। करौली रेजिडेंस तो करौली का रेजिडेंट, उदयपुर रेजिडेंस तो उदयपुर का रेजिडेंट। उस बंदे के दो नाम थे, क्या क्या नाम थे? पॉलिटिकल एजेंट या। तो अंग्रेजों का एक अधिकारी हर रियासत में रहता था, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। क्यों बोलते पॉलिटिकल एजेंट? पॉलिटिकल बातों को एक दूसरे की तरफ लेके जाता है। रेजिडेंट क्यों बोलते? रेजिडेंस है उसका, वहां पे क्या है? याद हुई बात? देखो लिखो, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट। क्या कहा जाता था उसे? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। अब आ गया, ये आ गया कि भाई सबसे बड़ा अधिकारी तो कौन हो गया? गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल की किसके साथ बातचीत है? राजा। और इन दोनों के बीच में जो बिचौलिया, उसको मैं कह दूं पॉलिटिकल एजेंट। क्या कह दूं? पीए बोलते। क्या बोलते उसको? पीए। शॉर्ट फॉर्म आ गया। पॉलिटिकल एजेंट को आप क्या बोल दो? पीए। तो आगे आप 3-4 दिन तक, जब तक हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न, जब तक पढ़ेंगे, मैं जब भी पीए बोलूं, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं? पॉलिटिकल एजेंट। आगे बात समझो। या उसका एक नाम और क्या था? अच्छा, अब भारत में छोटी मोटी करके भी रियासत पड़ा करती थी 500। कितनी थी? छोटे मोटे करके 500 राजा, ज्यादा ही थे, 550 के आसपास थे। मैं राउंड फिगर में भी लूं तो कितने राजा थे? 500। इसका मतलब पॉलिटिकल एजेंट कितने हो गए? 500। ये 500 पॉलिटिकल एजेंट जाके न्यूज किसको देंगे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को कितने पॉलिटिकल एजेंट से मिलना पड़ेगा? 500। यदि एक महीना लगातार भी मिले तो डेली 20 तो मिलने पड़े। दिल्ली के 20 तो मिलने पड़े, 3-4 तो छुट्टियां आ गई, बाकी दिल्ली कितने से मिलने पड़े? 20। तो बापड़ा गवर्नर जनरल तंग आ गया, उन्हें भाई ये क्या तरीका है? मैं ऑफिस से निकलता हूँ, 20 आगे तैयार खड़े हैं, तो मैं बंगाल का काम देखूं, बिहार का काम देखूं, राजाओं के काम देखूं? मेरा काम गवर्नर जनरल। गवर्नर का मतलब क्या होता है? गवर्न करना, राज करना। तो मैं बंगाल, बिहार, यूपी, साउथ इंडिया, इन पे राज करता हूं। मेरा काम ये नहीं है, ये काम देखना नहीं है मेरा। तो कहा क्या किया जाए? कि यार बाहर थोड़ा हल्का करो मेरे को, क्या किया जाए? तो बताओ राजस्थान में कितने पॉलिटिकल एजेंट अपने? तो किसी ने कहा राजस्थान पॉलिटिकल एजेंट है 20। कितने हैं? तो कहा इन 20 के ऊपर एक आदमी नियुक्त करो। इन 20 के ऊपर एक बंदा होगा, ये उसको जाके कहेंगे, वो आके इन 20 की बात मुझे कह देगा। पंजाब में कितने राजा है? कि पंजाब में 15। इन 15 के ऊपर एक बंदा बनाओ। इधर साउथ में कितने राजा है? कि साउथ में 50 राजा है, कि 50 पे 3 बंदे लगा दो। इधर यूपी में बताओ कितने हैं? कि साहब यूपी के अंदर 60 है, इन 60 पे 4 बंदे लगा दो। ऐसे अलग अलग बंदे लगाए गए बीच बीच में। उन बंदों को बोला करते, जैसे आप राजस्थान के लगाए तो राजस्थान को बोलते राजपूताना। क्या बोलते? इसलिए उस बंदे को कह दिया रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या कह दिया उसको? रेजिडेंट फॉर राज। मतलब अपना पॉलिटिकल एजेंट जाके सूचना किसको देगा? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना जाके किसको दे देगा? किसको दे देगा?
अच्छा, पॉलिटिकल एजेंट कहां रहता था? राजा के पास। हर रियासत का अलग अलग, करौली का अलग, भरतपुर का अलग, उदयपुर का अलग, जोधपुर का अलग, जयपुर का अलग। अब ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना इसको कहां पे रखेंगे? क्या इसको छोड़ दो दिल्ली? कहां छोड़ दो? तो ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना कहां रहा करता था अपना? आई बात समझ? तो पूरे राजस्थान का जो रेजिडेंट होता उसको क्या कहा जाता था? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। वो कहां रहता था? लिख लो और सुन लो। एक ये जो पहला बंदा बना था अपना रेजिडेंट फॉर राजपूताना, इसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था इसका? अपना इसी से शुरू करो। लिखो डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। डेविड ऑक्टरलोनी वाज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। डेविड ऑक्टरलोनी वाज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा दिल्ली इसका मुख्यालय था। एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। मुख्यालय कौन सा था इसका? दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। दिल्ली इसका मुख्यालय था। किसका मुख्यालय था दिल्ली? रेजिडेंट फॉर राज। अब सीधी बात है, हर रियासत में देख कौन बैठा है? पीए। हर पूरे राजस्थान के ऊपर कौन बैठा है? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। पूरे भारत के ऊपर कौन बैठा है? गवर्नर जनरल। अब ये अपना रेजिडेंट फॉर राजपूताना कहां पर रहता है? दिल्ली। तो फिर किसी ने कहा यार दिल्ली तो खुद ही राजपूताना में नहीं आती, दिल्ली बाहर है। राजपूताना का रेजिडेंट राजपूताना के अंदर तो छोड़ो, बाहर क्यों छोड़ रखा है? तो राजपूताना के अंदर कहां छोड़े? तो राजस्थान में एक ही जगह ऐसी थी जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, अजमेर। कौन सी जगह थी? क्योंकि अंग्रेजों ने मराठों को हराया था और मराठों के पास राजस्थान में अपने एक ही जगह थी, अजमेर। इसलिए मराठों को जब हराया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। अजमेर का। और सुनो देखो, अजमेर अपने किसी टाइम पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चौहानों का जब राज था, चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा है अपने उत्तर भारत का। उसके बाद भारत में मुसलमानों का राज चालू हो गया था। मोहम्मद गोरी से तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, तो उसके बाद राज किसका आ गया? तुर्कों का। किसका आ गया? तो तुर्कों ने अजमेर पे कब्जा कर लिया। चौहान हारे तो तुर्कों का कब्जा कहां पर हो गया? अजमेर। पर तुर्कों ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। राजधानी कहां बनाई? पर उन्होंने अजमेर पे कब्जा रखा कि राजस्थान को कंट्रोल करना अपने को, तो कहां से कहां कब्जा करेंगे? अपना अजमेर। तुर्कों के बाद में राज आ गया मुगलों का, तो मुगलों ने भी कहां पे कंट्रोल किया? अजमेर। मुगलों को हरा के आगे मराठे, तो मराठों ने भी कहां कब्जा किया? अजमेर। मराठों को हरा के आगे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने भी कहां कब्जा किया? इसलिए अजमेर अपना वो जगह थी जहां से पूरा राजस्थान कंट्रोल हुआ करता था। इसलिए अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं अजमेर को? राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तो इसका कारण ये नहीं है कि कोई अजमेर में धमनियां और सिराएं निकलती है और ब्लड सर्कुलेशन उधर से ही हो रहा है अपना। इसका मतलब है अजमेर अपने सेंटर में है और अजमेर से राजस्थान क्या हुआ करता था? पूरा कंट्रोल। तो अंग्रेजों के पास में क्या था राजस्थान में? अजमेर। बाकी सब जगह राजा है, लेकिन अजमेर में राजा नहीं है। अजमेर में कौन बैठते थे? खुद अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना ना, इसको अजमेर छोड़ो। कहां छोड़ो? और कहा यार इसका नाम थोड़ा अजीब हो गया। रेजिडेंट करौली वाला भी रेजिडेंट, उदयपुर वाला भी रेजिडेंट, जोधपुर वाला भी रेजिडेंट और पूरे राजस्थान का भी रेजिडेंट। ना ना, ये नाम नहीं। आज के बाद इसका नाम चेंज करो और इसका नाम चेंज करके को एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कर दो? एजेंट टू गवर्नर। क्योंकि ये काम क्या कर रहा है? ये काम तो ये करता है कि इसके और इसके बीच में एजेंट है। पॉलिटिकल एजेंट और गवर्नर जनरल के बीच में जो बंदा है वो कौन? आपका रेजिडेंट फॉर राजपूताना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? एजेंट। इसलिए आज के बाद इसको क्या कहा जाए? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब ये होगा पूरे भारत में तो कौन होगा? गवर्नर जनरल। इसके नीचे होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल और सबसे नीचे कौन होगा? पॉलिटिकल। प्रत्येक रियासत में तो कौन होगा? पॉलिटिकल एजेंट। फिर पूरे राजस्थान में कौन हो जाएगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? तो सबसे ऊपर होगा जीजी। कौन होगा? उसके नीचे होगा ए जीजी। कौन होगा? और सबसे नीचे कौन होगा? तो प्रत्येक रियासत में तो कौन होता? पीए। पूरे राजस्थान में कौन बैठता? ए जीजी। पूरे भारत में कौन बैठता? पहले पड़ गई बात। ये 1832 में बनाने शुरू किए। कब बनाने शुरू किए? 1832 में एजीजी बनाना शुरू किया। और अपने राजस्थान का पहला एजीजी बनाया गया अब्राहम लॉकेट। कौन बनाया गया? अब्राहम लॉकेट को कहा कि भाई साहब आप हमारे क्या बन जाओ? पहले एजीजी बन जाओ। तो अब्राहम लॉकेट अपना पहला एजीजी था। लिखो
1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, 1932 एडी, अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज स्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय स्थापित किया गया। लाइन चेंज कर लिखो। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब भाई अपने राजस्थान में गर्मी पड़ती भयंकर वाली, गोरे बापड़े गर्मी में रहे नहीं कभी। यहाँ अजमेर वाली गर्मी में जैसे उन्होंने कहा मर जाएंगे रे भाई साहब, शहीद होंगे यहाँ पे। तो कोई ठंडी जगह हो राजस्थान में जहां जा सके तो ठंडी जगह आबू। कौन सी जगह? इसलिए 1845 के अंदर कहा गया कि एजीजी का एक हेडक्वार्टर कहां पर बना दो? आबू। और कभी गर्मी वर्मी लगे तो कहां चला जाएगा एजीजी? आबू। 1845 में एजीजी मुख्यालय कहां शिफ्ट किया गया? देखो 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी, एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। पूरा नहीं भेजा कि भाई बीच बीच में उधर भी जाते रहेंगे, अजमेर तो था ही, आबू भी बना दिया। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय कहां भेज दिया गया? आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वो शिफ्टेड टू आबू। अब हालात ये थे कि भाई सिस्टम तो ये किया गया कि गर्मी लगे तब तो कहां चले जाओ? आबू, और बाकी टाइम पे कहां रहो? अजमेर। और आबू मस्त जगह थी वैसे, पहाड़े वहाड़ों ऊपर झरने वरने, तो फिर अजमेर में रहना बंद ही कर दिया। ये सारे कहां रहते? आबू। तो कहा यार आबू तो राजस्थान में साइड में पड़ा है, हमेशा राजधानी तो कहां होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए ना, कंट्रोल तो बीच से होगा। तो ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तो 1864 में एक नियम लेके आए, 6 महीने आबू, 6 महीने अजमेर। 6 महीने आबू, 6 महीने, या मोटे मोटे तौर पे कहो तो सर्दी सर्दी अजमेर, गर्मी गर्मी, ऐसा कर लिया जाए। तो फिर ये जबरदस्ती रूल बनाया, वरना अंग्रेज अजमेर आने ही बंद हो गए। अजमेर सारे कहां, अंग्रेज सारे कहां रहते? आबू। लिखो 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, अजमेर तथा आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 6 months अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अजमेर एंड आबू। अजमेर तथा आबू में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी कि 6 महीने तो कहां पे रह जाना? आबू, और 6 महीने कहां रह जाना? और ये रूल आज दिन तक है। आज दिन तक ये कहा गया कि गर्मी के अंदर राज्यपाल जो आबू रहेगा, गर्मियों में राज्यपाल कहां रहेगा, और सर्दी में अब अजमेर क्या करेगा? जयपुर। और तो जयपुर आएगा ना। तो अब ये है कि सर्दी सर्दी में तो कहां जाओ? जयपुर। और गर्मियों में कहां चले जाओ? आबू। अजमेर नहीं, गर्मियों में कहां? तो आज भी आपके जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो गर्मियों में कहां रहते हैं? आबू रहते हैं। सर्दियों में कहां जाते हैं? तो आबू में गर्मियां नहीं पड़ती, जयपुर में सर्दियां नहीं पड़ती। सर्दी है जयपुर में, है ठंड कम पड़ती है जयपुर में, है ना? अभी है, हाँ हमेशा तो इससे भी कम होती है ना। 2-1 सालों में तो मैं फिर भी थोड़ी जयपुर में ठंड देख रहा हूं, वरना मकर संक्रांति के बाद जयपुर में स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली। मकर है मेरे को तब भी नहीं पड़ रही, तू यही करिए। अब इतने टावर सामने बैठ रहे थे, मैं 1-2 बार स्वेटर पहन के आया तो पसीने में यूं खतरनाक भर जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा मरना ही दो, थोड़ी बहुत ठंड लगेगी तो चला चलू लेंगे अपने। तो जयपुर में ठंड कम पड़ती है और आबू में आपकी गर्मी। जयपुर में गुलाबी ठंड है, गुलाबी नगरी है, तो ठंड कैसी है? गुलाबी गुलाबी ठंड है। तो कहते हैं कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, पाव रजाई। कौन सी मिलती है? पतली सी रजाई आती है कि पाव रजाई, कि जयपुर में पाव रजाई मिलती है। तो मैं जयपुर में ठंड पाव पड़ती है, ठंड पाव है तो रजाई कौन सी होगी? पाव। तो पाव रजाई से जयपुर की ठंड रुक जाती है। मगर ये कि पाव रजाई को चूरू में उड़ के सो जाए, सुबह पाव मिले 3/4 तो गायब हो जाए वैसा।
है ना, ठंड उसको कहते हैं। जयपुर वाली को ठंड ये यूं हल्की हल्की ठंड है जी, इतनी ठंड तो पड़नी ही चाहिए, वरना फिर मतलब ही क्या निकलेगा। ठंड यूं फतेहपुर क्रॉस करो आप, है? नलों में पानी बर्फ, हरा बर्फ। इस बार तो चूरू में वैसी हालत थी, खेजड़ियों के ऊपर यूं बर्फ लटकी हुई कि स्नोफॉल किसी को देखना तो देख लो, है ना। या आपको ठंड देखनी तो गंगानगर मानगढ़ का जो ये नहर वाला इलाका है इसमें देखो, और इसमें कोहरा यूं 10 फीट आगे तक नहीं दिखे आप कि आगे क्या चल रहा है। जयपुर में कोहरे वोहरे की भी समस्या इतनी नहीं रहती, है ना। तो तभी तो जयपुर में मकर संक्रांति में पतंगे उड़ा लेते हो। मकर संक्रांति है ही, मकर संक्रांति भी जयपुर में पतंगे उड़ जाती है आराम से। कैसे कि भाई ठंड तो है नहीं, छतों पे खड़े होकर आराम से पतंग उड़ाओ। वरना मकर संक्रांति में गाँव में ना हाथ को हाथ नहीं दिखता, अंधेरा सा रहता है 10-11 बजे तक। तो कब पतंग उड़ा लोगे, क्या कर लोगे आप। तो जयपुर में ठंड कम पड़ती है, तो राज्यपाल महोदय सर्दी में तो कहाँ चले जाते हैं, जयपुर। और गर्मी में, याद रहेगी बातें आपके। ये अपने अंग्रेजों के साथ अपना क्या लेना देना था वो बातें, है ना। कैसे हमने संधियां की, कब संधियां की, कौन सा अधिकारी कहां रहता था, याद रहेगी बात। अब अपने जो मॉडर्न के टॉपिक है उनमें पहला टॉपिक है 57 की क्रांति। तो पहला हेडिंग डाल लो अपने, 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति। थोड़ी सी बातें और बताता हूं, देखो मैं। जब अंग्रेजों का अपने यहाँ पे राज था, तो अंग्रेजों ने यहाँ सेना बना रखी थी। देखो आप एक कभी चीज नोटिस करो, आप देखो कि अंग्रेजों ने जयपुर के राजा को आके कहा कि आज के बाद तेरे को लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, तेरे को सेना रखने की आवश्यकता नहीं, तेरी जब भी लड़ाई हो हमें बता देना, हम लड़ लेंगे तेरी तरफ से। तो जयपुर के राजा ने कहा तुम्हारे पास सेना कहाँ है, तुम कहां से सेना लाओगे, वो हम बना लेंगे, तू तो साइन कर। यहाँ पे जयपुर के राजा ने साइन किए और कहा हम तेरी रक्षा करेंगे, इसके बदले में तू हमें पैसे देगा। सीधी सी बात है। यदि आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप मेरे को क्या दे दो, वैसे तो भाई कोचिंग है। आज दिलीप सर कहते भाई मुझे कोचिंग में गार्ड की आवश्यकता है, तो आपको आगे कहोगे सर मैं जानता हूँ ये गार्ड वाली कंपनी को, आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपको गार्ड भेज देंगे। ये तो कहा सर ने, आगे 10 गार्ड लगा दिए और कंपनी को क्या दे दिए, पैसे। बस ये अंग्रेजों का सिस्टम था। राजा ने अंग्रेजों का हम आपको पैसे देंगे, आप हमें क्या दे दो, सुरक्षा। तो राजा ने कहा मान लो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, कितने दे देंगे, और आप हमारी क्या कर दो, रक्षा कर दो। अब भाई अंग्रेजों ने कहा कि अब सेना कहां से लाओगे, तो अंग्रेजों ने दूसरे दिन जयपुर में एक विज्ञापन दिया कि सेना के लिए युवाओं की आवश्यकता है। वे युवा जिन्होंने 17 साल की उम्र क्रॉस कर ली हो, जिनका सीना 56 इंच से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, वो हमारे पास आओ और हमारी सेना को क्या कर लो, ज्वाइन। अब जयपुर के लड़के भाग के गए, उन्होंने अंग्रेजों की सेना ज्वाइन कर ली। अब जयपुर के लड़के जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा पैसा देता है, नाम अंग्रेजों का है। सेना में कौन, जयपुर के लोग। पैसे भी कौन देते, जयपुर के लोग। रक्षा भी किसकी हो रही, जयपुर की। नाम किसका, इसको दिमाग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कहते हैं अंग्रेजों ने राज क्यों कर लिया, भाई उनमें दिमाग था, अपने बोंगल थे, अपने समझ में नहीं है ये बात कि चल क्या रहा है। और फिर इसमें नाराज होने वाली बात भी नहीं, अंग्रेजों ने केवल अपने पे तो राज किया नहीं, पूरी दुनिया पे किया। पूरी दुनिया में कौन है जो कहे कि हमारे पे अंग्रेजों का राज, सब जगह हुआ। उनके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। उनके साम्राज्य में सूर्य, कि भारत में सूर्य अस्त हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में अस्त हो गया तो अमेरिका में। उन तो अमेरिका पे भी कब्जा कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर रखा है, अफ्रीका पे कब्जा कर रखा है, एशिया पे कब्जा कर रखा है, सब जगह कब्जे थे उनके। तो दिमाग वाले लोग थे, तो राजी होना कि हम यदि गुलाम भी बने तो दिमाग वाले लोगों के बने, आनिए बहानियों के तो बने नहीं। बुरा तो तब लगता जो युगांडा रवांडा तवंडा कब्जा कर जाते, तब बुरा लगता है युगांडा के गुलाम थे, अरे भाई ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छे भले लोग करके, गोरे गोरे लोग राज करके गए अपने, इसलिए ज्यादा नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया, सेना बना ली। तो कहने का मतलब था उनकी सेना में सारे इंडियन ही थे, उनकी सेना में सारे इंडियन ही हुआ करते थे। अंग्रेज अंग्रेज के ऑफिसर हुआ करते, सोल्जर जो भी होते वो सारे के सारे कौन होते, इंडियन। आप ये देख लो कि 57 की क्रांति के टाइम पूरे राजस्थान में 30 अंग्रेज थे। तो राजस्थान में कितने अंग्रेज थे, अधिकारी और कितने होंगे, तो अधिकारी थोड़े होते, अधिकारी ऐसे थोड़ी होते हैं। कभी आपने देखा कि आरएस की वैकेंसी 40,000 की आ गई, सुना कभी। आप सुनते हो मास्टरों की आ गई 55,000, है ना। कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई 10,000, पर अधिकारी हमेशा कम आएंगे। आपकी वैकेंसी आती 500, 700, 900,
ये पिछले कुछ सालों में लेके 1000 क्रॉस किए, कभी 1100 की वैकेंसी आ जाती है, वरना तो वैकेंसियां पुरानी देखो 2003 तक की वैकेंसियां वैसे मिल जाएगी 200 250, कम कम वैकेंसी आती थी। अब तो क्या जिले विलेन थोड़े ज्यादा बनने लगे ज्यादा सीट, अब तो और जिले बनेंगे। आजकल तो और बातें चल रही है कि अशोक जी जिले और बढ़ाएंगे, और जिले बनाएंगे तो वैकेंसी और बढ़ जाएगी। तो आप राजी हो इस बार आप वाली वैकेंसी क्या होगी, थोड़ी बड़ी आ जाएगी, क्योंकि नए जिले बन जाएंगे, नई तहसीलें बन जाएगी। तो अंग्रेजों के राज में इंडियन सोल्जर ही हुआ करते, तो वो जो सोल्जर होते हैं उनके पास एक बंदूक होती है, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? 1856 में अंग्रेजों ने ये बंदूक चेंज करके एक नई बंदूक दे दी उनको, एनफील्ड। कौन सी बंदूक दे दी? ये जब एनफील्ड बंदूक दी गई, इस बंदूक में कारतूस डालते, कारतूस समझ गए? वो जो कारतूस डालते थे, उन कारतूस को पहले मान लो ये कारतूस अलग से अब इसके अंदर डालना है, तो इस कारतूस के पहले ऊपर एक टोपी सी लगी होती, ये टोपी को जीभ से खींच के उड़ाना पड़ता, दांत से लगाते तो दांत लगाते टोपी ऊपर वाली उड़ जाती तो इसको इसके अंदर फिक्स कर देते, किसके अंदर डाल दिया। तो जोरदार बंदूक है, निशाना विशाना बड़ा शानदार लगाया करती थी, तो वो सारे के सारे वो नए कारतूस आ गए, नए बंदूकें आ गई। तो धीरे धीरे किसी ने दिमाग लगाया, धीरे धीरे किसी ने दिमाग लगाया कि यार ये जो इसमें कारतूस डालते हैं अपने, और ये दांत लगाते इसकी टोपी उड़ जाती है, ये तो जल्दी कैसे उड़ जाती है टोपी? तो कहा यार तेरे को दिख नहीं रहा है चिकनाई लगी हुई है, तो थोड़ा सा लगाते हुए चिकनाई तो होती है, उड़ जाती है ऊपर से। फिर किसी ने कहा चिकनाई किसकी है? तो कहा गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? और का राम 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 राम, गाय का मांस खा गए। यदि कोई गाय का मांस खा जाए फिर हिंदू किस बात का? फिर कैसे कह दे कि मैं हिंदू? और यदि कोई सुअर का मांस खा जाए फिर मुसलमान किस बात का? गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, ध्यान रखना। तो ये मत बताना सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र है, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, अपवित्र होता है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र। तो गाय खाते हिंदू नहीं और सुअर खाते ही। अब यदि कोई आदमी हिंदू नहीं, भाई एक भाई है अपना, वो भाई गाय खा गया, अपना तू नहीं है हिंदू हमारे साथ मतलब साइड में, इसमें आज के बाद कोई रिश्ते नाते नहीं करेगा। तो अब वो क्या करेगा बेचारा? तो वो बनेगा ईसाई। तीसरा धर्म कौन सा था? ईसाई। वो अंग्रेजों को जाकर था मरा दिया आपने, तो अंग्रेज कहते चिंता ही मत कर, अपने संडे को चर्च में घंटियां ठोक मजे कर। ईसाई मैंने हमें कोई टेंशन नहीं, तू गा खा सुअर खा, तो जी में आता वो खा भले तू। मुसलमान कोई यदि मुसलमान से हट गया तो वो क्या बनेगा? ईसाई। तो अपने बड़ा दिमाग में अच्छा, इसका मतलब अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा देश में क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। और देश में सारे ईसाई बन जाएंगे तो अंग्रेजों का विरोध भी कोई, क्योंकि अपने तो देश में विरोध भी तो जाति देख के होता है ना, अपने जाति और धर्म देख के विरोध करते हैं, है ना। अपनी जाति का बंदा कितना ही गंदा गैबिता हो तो भी अपने उसका सपोर्ट करेंगे, और दूसरी जाति का बंदा भला कितना ही अच्छा आदमी हो तो भी अपने उसके सपोर्ट। अभी तक भी अपने वोट देने और किसी भी काम के अंदर अपने सब इनको समर्थन देते रहते हैं। फिर अपने कहते हैं कि साहब आप अपराध ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपराधिक तत्व बढ़ रहे हैं। अपनी जाति का कोई बंदा गुंडा भी हो जाए अपने को बड़ा गर्व फील होता है, अपने कभी नहीं लगता कि गए बिता पूरे समाज को नष्ट कर रहा है ये आदमी, अपने लगता नहीं भाई साहब टेढ़ा है। पर मुझे बड़ा अजीब लगता है कई बार, कई कहते हैं भाई की जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। कहां जा रहे हैं हम लोग? जमानत मिली है, वो चवन्ना है, वो चेन छीन के गया था अंदर किसी की, लड़की छेड़ के अंदर गया हुआ है ना, कोई गुंडागर्दी के अंदर गया हुआ है, लूटपाट में गया, किसी का मर्डर में गया, किसी पे गोलियां चलाई है, तुम बधाई कैसे दे सकते हो? ये समाज का नैतिक पतन है, मॉरल डिक्लाइन है। हम जितने गए भी थे इन सालों के अंदर हुए हैं उतने कभी नहीं हुए, और लोग स्टेटस और लगा लेते हैं इन चीजों के, है ना। मतलब बंदा जेल से बाहर आया, वहां से लेके जब तक घर पे गए गाड़ियों का काफिला जा रहा है, 5 गाड़ियां आगे 5 गाड़ियां पीछे, कि नहीं साहब। तो आजकल तो हम इतने इस मामले में पतित हो चुके हैं जिसकी कोई भी हद नहीं है। तो अंग्रेजों को लगता था ईसाई बना लेंगे सबको तो अपना विरोध भी ये लोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे बातें पता चली। तो बंगाल के अंदर एक छावनी थी, उस छावनी का नाम था बैरकपुर। कौन सी छावनी थी? और इस बैरकपुर छावनी में एक फौजी था मंगल पांडे। क्या नाम था? गंगा जी बहती है पास, बैरकपुर के पास गंगा नदी निकलती है। एक दिन पंडित जी सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके हर हर महादेव बोलते वापस आ रहे थे, बीच में एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। वो सफाई कर्मचारी बेचारा नीचे गर्दन कर रहा था, टच हो गया। टच हो गया, पंडित जी ने कहा अरे यार सुबह सुबह गंगा जी में नहा गया था, टच हो गया, वापस जा गंगा जी में नहाना पड़ेगा। तुम यार सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं रखते, हमारे टच हो जाते हो। तो उसने कहा पंडित जी यार क्या फर्क पड़ गया टच होने में, थोड़ा सा कौन से गंदे हो गए आप? अरे कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, अपवित्र आदमी है तुम, मेरी पवित्रता को भंग करता है। तो उसने कहा पंडित जी मेरे टच होने से तो आप अपवित्र हो जाओ, और सुबह शाम गाय की चर्बी खाओ, तब तो हिंदुत्व बढ़ गया होगा। चोटी कितनी बढ़ गई देखो, देखिए आपकी।
क्या बकवास करता, किसने खाई गाय की चर्बी? मैं कैसे खा सकता हूं गाय की चर्बी? मैं मां से नहीं खाता हूं। पंडित जी वो जो कारतूस तोड़ते हो ना, फौजी हो ना आप, हाँ, वो जो कारतूस तोड़ते हो ना, में गाय की चर्बी है। तुझे क्या पता? अरे को जिधर कारतूस बनते हैं उधर भी झाड़ू मैं ही लगाता हूं, मेरे को सब पता है। और पंडित जी गुस्साया, मंगल पांडे गुस्साया। मंगल पांडे अपने सीनियर के पास गया, अंग्रेजों के पास, और जगह सर अभी के अभी बताओ इनके अंदर क्या है। अंग्रेजों ने कहा मंगल प्लीज कम हियर, ऐसे नहीं करते। और मंगल पांडे 2 अफसरों पे गोली चला देता है। 2 अफसरों पे क्या चला देता है? ये बात है 29 मार्च की। कब की बात है? हालांकि दोनों अफसर मरे नहीं, मंगल पांडे गिरफ्तार किए गए और 8 अप्रैल को फांसी लगा दी गई। कब फांसी लगा दी? मंगल पांडे की मोटी मोटी कहानी इतनी है, 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में बैरकपुर छावनी में अपने सीनियर पर गोली चला देते हैं, हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कोर्ट मार्शल होता है, 8 अप्रैल को उनको क्या लगा दी जाती है? फांसी। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि आमिर खान ने 3 घंटे की मूवी कैसे बनाई। भाई कहानी की सेट तो दो ही है, गोली चलाई, गिरफ्तार, फांसी। इधर मंगल पांडे पूरे देश में घूम रहा है, मंगल मंगल करता वार। 3.5 घंटे की मूवी है वो। फिर कहते हैं कि मूवी फ्लॉप क्यों जाती है? भाई साहब थोड़ा बहुत तो दिखाओ यार। आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा कैसे चले? आप वैसा दिखाने का प्रयास करते हो यार। तो मंगल पांडे वाला किस्सा तो यहाँ पे जा खत्म हो गया। पर मंगल पांडे हमारे हीरो हैं, क्योंकि मंगल पांडे वो पहले बंदे थे जिन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद अंग्रेज इतने मतलब भयभीत थे मंगल पांडे नाम से कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करता अंग्रेज उसको पांडे ही कहते। तो मेरी अंग्रेजों की रिपोर्ट पड़ी, उनमें अंग्रेजों ने लिखा हुआ है आज 80 पांडे पकड़ लिए, आज 100 पांडे हमारे खिलाफ हो गए। जो भी खिलाफ होता उसको अंग्रेज क्या कहते बाद में? पांडे। ये अब धीरे धीरे पूरे देश में ही बात होने लगी। एक छावनी पड़ती है अपने मेरठ, कौन सी छावनी थी? और मेरठ की छावनी में 24 अप्रैल को, कितनी अप्रैल को, 90 फौजियों ने कहा कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। फौजियों ने बंदूक रख दी, गन डाउन कर दी। ये लो साहब बंदूक पकड़ो, यदि ये कारतूस है तो हम इन बंदूकों का प्रयोग। फौज में सीधा सा है, फौज में यस होता है, नो नाम की कोई चीज नहीं। साहब ने ऑर्डर दिया तो आप करो। और जैसे फौजियों ने ऑर्डर मानने से बंद किया, का कोर्ट मार्शल, बेल्ट उतारो तुम्हारे, हाथों हाथ 90 के 90 को उन पे कोर्ट मार्शल कर दिया। मुकदमा चला, मुकदमा चला, 9 मई को कह दिया गया कि 90 फौजियों को सजा। 9 मई को 90 फौजियों को क्या सुना दी गई? सजा। अगले दिन 10 मई थी, छुट्टी का दिन था। मेरठ के बाकी जो फौजी थे, 90 फौजियों को सजा हुई, बाकी के जो फौजी थे वो घूमने के लिए गए हुए बाजार। वहां बाजार में फौजी घूमने के लिए गए थे, वहां को एक लड़कियों का ग्रुप घूम रहा था, कॉल गर्ल्स थी, उनका कोई ग्रुप घूम रहा था। और किसी एक फौजी ने उनमें से किसी कॉल गर्ल्स को कुछ कह दिया, कुछ कह दिया तो उस लड़की गुस्सा है, उस लड़की ने पलट के वापस जवाब दिया कि अकेली लड़कियों को देख के बड़े यूं तुम्हारी मर्दान की बाहर आती रहती है, और उधर तुम्हारे भाइयों को, कल तुम्हारे 90 भाइयों को बेल्ट उतार के तड़े मार मार के बंद किया था, तब तुम्हारी मर्दान की नहीं फूटी? तब तुम्हें नहीं लगा कि हमारे भाइयों को ऐसे कैसे मार सकते हैं? अच्छा लड़कियां बेइज्जती करे तो बेइज्जती ज्यादा फील होती है। तो बंदे वो जितने फौजी थे वो हाथों हाथ वापस छावनी आए, और छावनी आगे जो 90 फौजी बंद थे उनका ताला खोला और कहा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कोई कोई गिरफ्तार नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं। तो अंग्रेजों का भाई क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हो इनको? तो उनका हमारे भाई हम तो इनको बाहर निकालेंगे। तो अंग्रेजों का हम तुम्हें भी अंदर डालेंगे, हाथ लगा के दिखाओ, देखे ऐसे अंदर डालोगे। तो अंग्रेजों जो तोप चलाने वाला था ना, तोपची, उस तोपची का तोप बाहर ला रहे, तोप बाहर ला के उड़ा दे इनको। तोपची इंडियन था, वो बाहर लाया, उसने अंग्रेजों को उड़ा दिया। तो मेरठ की छावनी में क्या हो गई? क्रांति। तो हमारी क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। कब होती है? लड़कियों के चक्कर में। यदि वो लड़कियां नहीं हो तो देश में सत्ता उनकी क्रांति। अब मार दिया अंग्रेजों को, मार के इन्होंने छावनी भी क्या कर लिया? कब्जा। अब क्या करें? स्पॉन्टेनियस था, अचानक हो गया, इन्होंने को सोच समझ के तो किया नहीं था, अचानक हो गया, अब क्या करें? तो एक आधा फौजी को आप जैसा जोशीला था, उसने कहा पूरे देश में अंग्रेजों का खात्मा कर देंगे, पूरे देश में एक भी अंग्रेज को रहने नहीं देंगे। तो कोई तीसरा बोला कि अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा तो फिर राज करेगा कौन देश में? कि पहले जो करते थे वही कर लेंगे। तो किसी ने, पहले कौन करता था? पहले मुगल बादशाह करते थे। तो मुगल बादशाह कहां रहते हैं? कि दिल्ली के लाल किले में रहते हैं। आजकल मुगल बादशाह कौन है पता नहीं, कौन है, जाके चल के देख लेते हैं। तो मेरठ वाले फौजी रवाना, रात को ही रवाना हुए, सुबह सुबह पहुंच गए दिल्ली, रातों रात क्रॉस कर गए मेरठ से दिल्ली। सुबह अभी तक दिल्ली में अब वो अंधेरा ही नहीं छंटा था, सूरज भगवान आने शुरू हुए थे, उससे पहले 400 लोगों की टुकड़ी दिल्ली के अंदर घुसी। मतलब दिल्ली वालों के लिए कोतवाल था, कौन है लेफ्ट राइट करते हुए घोड़ों पर बैठे हुए दिल्ली के अंदर घुसे। जैसे दिल्ली के अंदर घुसे, जनता इनके पीछे पीछे जा रही। लाल किले में गए, लाल किले में जाके बाहर जो गेट कीपर खड़ा था, उस गेट कीपर से पूछा कि मुगल बादशाह कौन है आजकल? उसने कहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। कि हाँ वो जो भी है ना, उसको कह के हम मिलना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर सीधा भला आदमी बाप था, 80 साल का डोकरा, कविता लिख लिख के टाइम पास करे अपना। अंग्रेज पेंशन देते, अंग्रेज क्या देते? पेंशन दे। आराम से बैठा, बाबड़ा हुक्का गुड़गुड़ाए, सुबह बैठा बैठा। वो गेट कीपर गया, गेट कीपर ने जाकर कि बादशाह सलामत, बाहर कुछ नौजवान पधारे हैं, और नौजवान कहते हैं कि हमें मुगल बादशाह से मुलाकात करनी है, क्या उनको अंदर लाऊं?
मुगल भाषणकार एक बार सुबह सुबह किससे मिलना यार, कह देना दोपहर में, राजा छोटा मोटा दरबार लगाता अपना, दोपहर में मिल लेंगे यार आके, अभी सुबह सुबह नहीं मिलना। वो गेट कीपर बाहर गया, गेट कीपर ने जाग की बादशाह ने कहा दोपहर में, उन्होंने कहा अच्छा इतनी औकात बादशाह की। वो फौजी खुद ही आ गए, गेट कीपर को साइड में धकेलते हुए अंदर आए, अंदर वो 5 बजे, कौन है मुगल बादशाह, कौन है तुम्हें मुगल बादशाह? बहादुर शाह ने कहा मैं हूँ। हाँ भाई साहब, नीचे क्यों बैठो, सिंहासन पे बैठो। अंग्रेजों का राज खत्म है, अब आपका राज है। क्या क्या नाम, क्या भैया आपका नाम बताना? का मेरा नाम बहादुर शाह है। नारे लगाओ सारे, हमारा राजा कैसा हो, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने कहा अरे होल्ड, बात क्या है, बात तो बताओ। का देखो बादशाह जी, बात ऐसी है, हमने मेरठ में क्रांति कर दी, मेरठ में अंग्रेजों का राज समाप्त, अब पूरे देश में हम अंग्रेजों का राज समाप्त करेंगे, अंग्रेजों का राज समाप्त करके हम वही राज लाएंगे जो पहले तुम्हारे बाप दादाओं का था, इसलिए आपको हम बादशाह बनाएंगे, आप अब बादशाह, अंग्रेजों का राज नहीं। बादशाह का पर एक बात बताओ, फिर मुझे पेंशन कौन देगा जब अंग्रेज यहां से चले जाए? अरे यार फिर पूरे देश का टैक्स तुम लोगे, पूरा देश तुम्हारा होगा। मुगल बादशाह का फालतू की बात नहीं है, ना ना अपने नहीं बनना। क्या किया तुमने, क्या अभी क्या बताया तुमने, क्या करके क्रांति? नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो एक फौजी ने बाढ़ पकड़े, बंदूक लगाई, उसने कहा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बता, मैं तुम्हारा नेता हूं। उसने नेता हूं मैं तुम्हारा। बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती नेता बनाया बापड़े, उसके कोई मन में नहीं थी, काय का क्रांतिकारी बापड़ा, चुपचाप बैठा बैठा पेंशन ले रहा था अपने। पर उसने कहा कि यार देखो ऐसा मामले मैं लुगाई से पूछ के करता हूं, आप कहो तो एक बार लुगाई से पूछ लूं थोड़ा। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जिन्नत महल, क्या नाम था? कहा पूछ ले, घर में तो सलाह मशविरा होना ही चाहिए, कोई बात नहीं है, लुगाई पता से पूछ लेना चाहिए ऐसा, क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी बेइज्जती भी लुगाई करके गई थी उधर। तो इन्होंने कहा पूछिया तू जाके, वो जिन्नत महल के पास गया, जिन्नत महल को जाके बहादुर शाह ने कहा कि जिन्नत महल बाहर ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हमने फिरंगियों का राज समाप्त कर दिया, अंग्रेजों को फिरंगी बोलते, हमने फिरंगियों का राज समाप्त कर दिया। वो कह रहे मैं पूरे भारत का मुगल बादशाह हूं, अब पूरा भारत मुझे टैक्स देगा। वो कह रहे अब हम तेरे सैनिक, हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ेंगे, तुझे क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जिन्नत महल ने सोचा कि अरे यार, कभी टाइम था जब अकबर, जहांगीर वो बादशाह हुआ करते, जहांगीर पूरे भारत का बादशाह था, जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। कौन थी? जहांगीर खुद तो दारूडी आदमी था, सारा दिन दारू पी के पड़ा रहता था, तो शासन कौन संभालती थी? जहांगीर शानदार दारूडिया था। जहांगीर का स्टेटमेंट है कि एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, एक बोतल शराब होवे, आधा किलो मीट दे दो, एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, राज नूरजहां दा होवे। राज किसका हो? पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, राज किसका होना चाहिए? नूरजहां का राज हो, आधा किलो मीट हो, 1 किलो दारू हो, इसके अलावा अपने को जिंदगी में कुछ भी। तो जिन्नत महल को भी लगा कि अपने वाला ही है तो बेलखना है, ये राजा बनेगा तो राज तो मैं करूंगी। और जिन्नत महल ने कहा कि नहीं प्लीज करके देखो आप एक बार ये। तो बहादुर शाह को मरवाने वाली महिला कौन है? कौन है? तो वो जो एक स्टेटमेंट है ना कि व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का योगदान होता है, मगर असफलता में उसमें भी महिलाओं का होता है भाई साहब। और सफल तो दुनिया में कम होते हैं, असफल वहां पर भी तो हाथ पैर सब कुछ है उनके, वो भी तो देखे जाने चाहिए। तो बहादुर शाह जबर पालतू मर गया। अब पूरे भारत में क्रांति हो गई, ये पूरे भारत में क्रांति हुई, तो उसकी धीरे धीरे लटे अपने तक भी पहुंच, अपने पर लपटें तो आनी थी अपने। अपने यहाँ पे क्रांति अजमेर में होती है, कहां पे होती है? हुआ क्या देखो, 10 मई को क्रांति होती है। कब क्रांति होती है? 11 मई को बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे बाकी भारत में क्रांति फैल रही है। अजमेर में अंग्रेजों की एक टुकड़ी है, उस टुकड़ी का नाम है 15th नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम है? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब क्या था? पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी है 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल के फौजी थे, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कहां पर पोस्टिंग है? अजमेर। कहां पोस्टिंग है? अजमेर। अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है। अजमेर में ये बंगाल की टुकड़ी मेरठ से आई थी। ये टुकड़ी कहां से आई थी? सबसे पहले क्रांति हुई भी कहां? मेरठ। किसी ने अंग्रेजों को कहा कि एक बात सुनो रे, ये जो सैनिक है ये कहां के हैं? सब बंगाल के। आए कहां से? कि मेरठ। पहली पोस्टिंग, इनकी पिछली पोस्टिंग कहां थी? मेरठ। तो यार तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरठ से आए हुए फौजियों की पोस्टिंग अजमेर में। ये जानते हैं ना चर्बी वाले कारतूसों की बात, कि हाँ यार इनको चर्बी वाले कारतूसों की बात तो पता है। और यदि इन्होंने अजमेर में क्रांति कर दी तो 2 मिनट में पत्ता साफ हो जाएगा तुम्हारा।
पूरे राजस्थान से अंग्रेज खत्म हो जाएंगे भाई। अंग्रेजों का एजीजी वहां बैठता है, उनके बड़े बड़े ऑफिस वहां पे हैं, कमिश्नर वहां बैठता है, कोर्ट वगैरह वहां लगते हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, लुगाई टाबर रहते हैं तुम्हारे सारे, सबको गिरफ्तार कर लेंगे। इस टुकड़ी का ट्रांसफर करो और ऐसी टुकड़ी को अपॉइंट करो जिसको इनके बारे में जानकारी नहीं हो। तो इस 15th नेटिव इन्फेंट्री कहा कि तुम जाओ नसीराबाद। कहां पे जाओ? तो इन्होंने कहा कि यार अभी थोड़े दिन पहले तो मेरठ से हमें यहां भेजा, महीना भर ही नहीं हुआ, और हाथों हाथ का अब करियो अजमेर से कहां चले जाओ, नसीरा, इतना जल्दी ट्रांसफर कहां होता है? तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं, वो तुम्हें मेरठ से नसीराबाद ही भेजना था, गलती से तुम्हें कहां भेज दिया, अजमेर। अब गलती सही कर रहे हैं, अजमेर से तुम्हें कहां भेज देंगे, नसीराबाद। तो उन्होंने कहा फिर अजमेर की रक्षा कौन करेगा? अजमेर की रक्षा ज्यादा जरूरी है ना, अजमेर की रक्षा कौन करेगा? तो अंग्रेजों ने कहा वो हम देख लेंगे, अजमेर में हम एक नई पलटन बुला लेंगे, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन बुला लेंगे? ये कहां से बुला लोगे? तो अपने ब्यावर में छावनी थी अंग्रेजों की। कहां छावनी थी? तो ब्यावर वाली छावनी से अपनी एक लोकल बटालियन बुला ली। मेरवाड़ा बटालियन वाले सारे राजस्थान वाले, राजस्थान वालों को क्रांति की ज्यादा बातें पता नहीं है, तो कहा अपने एक लोकल बटालियन तो लगा देंगे अजमेर, और जो बंगाल वाली बटालियन है इसको कहां भेज देंगे, नसीराबाद। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भारत और राजस्थान सब जगह क्रांति की शुरुआत की फौजियों ने थी। क्रांति की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सीधा सीधा किस पे हो रहा था, अंग्रेजों पे, सॉरी फौजियों पे हो रहा था, तो फौजी क्रांति करेंगे। तो क्रांति की शुरुआत छावनियों से हुई थी। कहां से हुई थी? और राजस्थान में अंग्रेजों की छावनी थी 6। कितनी छावनी थी? लिखो, राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। देयर वर 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? मैं नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। बताओ कौन कौन सी है? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर, और मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखवाता हूं। नसीराबाद का लिखो अजमेर। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर। नीमच मध्य प्रदेश। नीमच लिखो मध्य प्रदेश, है ना। अब आपके एक सवाल सीधा सा आएगा कि सर आपने कहा कि राजस्थान की सैनिक छावनियां, और नीमच तो राजस्थान में है ही नहीं, पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं तब नीमच राजस्थान का भाग था, है ना। तब इसको राजपूताना ही बोला करते थे, पूरा पोर्शन अपना ही हुआ करता था। दो जगह देखो मैं बताऊं, एक मध्य प्रदेश में एक इलाका मालवा। कौन सा इलाका है? इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम सुनो, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, ये सुने नाम, ये पूरा राजस्थान है। ये उनको दिए हमने, ये मध्य प्रदेश में बाद में मिलाए गए। एक गुजरात में इलाके का नाम आपने सुना तो सौराष्ट्र। कौन सा है? कुछ रियासतों के नाम सुना आपने, ईडर, विजयनगर, दांता, ऐसी कुछ रियासतें हुआ करती थी। ये इलाका भी हमने गुजरात को दिया, ये भी पहले राजस्थान था। इसको भी क्या बोला करते थे? राजपूताना। पाकिस्तान में एक रियासत का नाम सुना, अमरकोट, वो भी अपनी थी, वो भी राजस्थान हुआ करता था। ये पूरा राजपूताना ही हुआ करता था। ये तो जब बंटवारा हुआ तो राजपूताना का एक बड़ा भाग अपने को मिल गया, वो हो गया राजस्थान। राजपूताना का एक भाग मालवा कहां चला गया? मध्य प्रदेश। राजपूताना का एक भाग सौराष्ट्र कहां चला गया? गुजरात। राजपूताना का एक भाग अमरकोट कहां चला गया? पाकिस्तान। बंट गया, वरना पहले लंबा चौड़ा इलाका हुआ करता था। तो इसलिए ना आप आज भी कभी नीमच जाइए, आपको लगेगा आप राजस्थान में चित्तौड़ में खड़े हैं। भाषा, कल्चर, खान पान पूरा का पूरा एक जैसा। और ये तो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के जितने बच्चे आते हैं वो तो कहते हैं कि सर हम में से ज्यादातर के ननियाल नीमच है। अपने को नीमच दूर लगता है, प्रतापगढ़ वालों के लिए नीमच 15 किलोमीटर है। ये बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, ये तहसीलें, ये सामान लेने नीमच जाते हैं।
अपने लगता है भाई नीमच दूर पड़ गया, नीमच उस समय अपना हिस्सा हुआ है ना। तो कोई आपसे पूछे आपको, जैसे मेरे को याद है मेरे से एक बार आरएस वाले इंटरव्यू में क्वेश्चन था कि 57 की क्रांति की छावनियां बताओ, तो मैंने जैसे कि नसीराबाद नीमच वो पूछ रहे थे सर, उन्होंने कहा रुक, नीमच मध्य प्रदेश में, मैंने तेरे से राजस्थान की छावनी पूछी। हाँ सर, आज जिसको राजस्थान मानते हो उसमें तो नहीं है, पर उस समय राजस्थान थोड़ा बड़ा हुआ करता, तो उस समय नीमच अपना पार्ट था। याद रहेगी बात है। अगला लिखो, देवली टोंक। देवली कहां पर है? अगली एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा कहां पर है? ब्यावर अजमेर। ब्यावर अजमेर। देखो, अजमेर अंग्रेजों का मुख्य अड्डा है, इसलिए अजमेर में 2 छावनी है, नसीराबाद और ब्यावर। ज्यादा ध्यान रखना, खेरवाड़ा, उदयपुर। खेरवाड़ा कहां पर है? मैं अभी आपको कह रहा हूं कि क्रांति की शुरुआत फौजियों ने की थी। कितनी छावनियां थी फौजियों के अपने? 6। उनमें से इन 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेर। तो कोई ये पूछ ले कहां हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहां नहीं हुई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। स्टार लगा के लिखो, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट ज्वाइन रिवोल्ट। सैनिकों ने क्रांति में भाग, कौन कौन सी छावनियों में? ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति में भाग। याद रह जाएगी बात है। मैं थोड़ी सी यूं बात बताता हूं, सुनना। देखो, मैंने एक बंदा बताया आपको, रेजिडेंट फॉर राजपूताना, नाम बताओ क्या उसका, देख के बताओ, मुझे याद है नहीं याद आपको। देखो, रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था पहला? डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? कहां बैठता है वो? दिल्ली। कहां बैठता है? दिल्ली। दिल्ली में मराठे कब्जा करना चाहते थे। कौन कब्जा करना चाहते? अंग्रेजों मराठों की जब लड़ाइयां चल रही थी तो मराठे कहां कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली। उस समय दिल्ली को कोई बचाता है तो वो डेविड ऑक्टरलोनी बचाता है। मराठों के खिलाफ दिल्ली में लड़ गए, दिल्ली को बचाने वाला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। इसलिए जो दिल्ली का मुगल बादशाह था उन दिनों में, शाह आलम सेकंड, दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने उस डेविड ऑक्टरलोनी को कहा कि तू नसीर है। तू क्या है? नसीर का मतलब होता है रक्षक। नसीर का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा तू नसीर दिल्ली है। तू क्या नसीर है? ए जहां पर भी लगता है इसका मतलब होता है का के की। ए का मतलब क्या होता है? का के की। नसीर दिल्ली, दिल्ली का रक्षक। नसीर दिल्ली है मतलब क्या? तू दिल्ली का। किसको का? डेविड ऑक्टरलोनी। किसको का? डेविड ऑक्टर। किसने का? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने। क्यों का? दिल्ली को बचाया। किससे बचाया? इसका कुल मिला के मतलब हो गया डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि होगी नसीर। क्या उपाधि हो गई? रक्षक, डिफेंडर। वो दिल्ली को बचाने वाला है। ये डेविड ऑक्टरलोनी बाद में अपने कब्जा करता है अजमेर पे। कहां पे कब्जा करता है? जब अजमेर पे कब्जा किया तो भाई छावनी बनाओ अजमेर की रक्षा के लिए, तो छावनी बनाई। तो छावनी हमेशा सुनसान जगह में बनेगी, शहर में नहीं बनाएंगे, फौजी शहर के बीच में थोड़े रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो वहां छावनी बनाई। तो कहा इस जगह का नाम क्या रखें? तो उसने कहा मैंने बनाई है छावनी, मेरी उपाधि है नसीर, मैंने इस इलाके को आबाद किया है, इसलिए इलाका क्या होगा? वह इलाका जो नसीर द्वारा आबाद किया गया। क्या कहलाया? नसीर कौन था? अरे जोरदार आदमी था, 13 लुगाइयां थी इसकी, इंडियन, सारे की सारी अलग अलग जातियों की धर्म की लेके आया। उसने कहा तेरा। और वो मस्त आदमी था, हाथी की सवारी करता जयपुर के अंदर, दिल्ली में। तो एक हाथी पे खुद बैठता, 13 हाथियों पे से लुगाइयां बैठती, सारे पूरी दिल्ली में डोल डाल के आते बेटे। हुक्का पिया करता, लुगाइयां हुक्का पी रही है, बेटा बेटा ये पी रहा है, मस्त आदमी था ये। तो ये अपने कौन सी छावनी बना के गया था? कौन सी? नसीर। तो एक छावनी है एरिनपुरा। कौन सी है? अंग्रेजों का एक अधिकारी और था, उसका नाम था डाउनिंग, मेजर डाउनिंग। क्या नाम था? मेजर डाउनिंग ने जब जोधपुर पे संधि की तो जोधपुर की रक्षा करनी पड़ेगी, जो जोधपुर की रक्षा के लिए छावनी जो बनाएगी वो एरिनपुरा थी। वही सुनसान जगह में छावनी बनाई। अब इस जगह का नाम क्या रखें? तो मेजर डाउनिंग के खुद का नाम, गांव का नाम था एरन। क्या नाम था? इंग्लैंड में गांव पड़ता है एरन नाम का, तो मेजर डाउनिंग का गांव था। तो उसने कहा मेरा गांव एरन है, मैंने छावनी बनाई है, तो छावनी का नाम एरन रख दो, मेरे गांव के नाम पर इसका नाम रखो, तो मुझे फील आएगा कि मैं गांव के अंदर ही बैठा हूं मेरे। फिर अपने वालों ने कहा भाई साहब खाली एरन नहीं, देखो सर पुर ऐसे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, अपने गांव के पीछे जोड़ देते हैं। तो अपने वालों ने एरन के पीछे क्या जोड़ दिया? पूरा। तो कई दिन तो एरनपुरा 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 किया, फिर धीरे धीरे क्या बना गए? बाकी एरन है खाली। एरन किसका गांव था? मेजर डाउनिंग। क्या नाम था?
तो मेजर डाउनिंग के गांव का नाम क्या था? एरन। अच्छा, जब अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा किया तो अजमेर से लेके जोधपुर के बीच में, अजमेर से लेके एक जनजाति रहती, उस जनजाति का नाम था मेर। कौन सी जनजाति थी? इसलिए मेरों के चक्कर में ये पूरा इलाका कहलाता मेरवाड़ा। क्या कहलाता पूरा इलाका? मेरवाड़ा कहलाता था। इसमें मेर जनजाति का काम ही लूटपाट करना था, जो जाता उसको लूटपाट कर लिया करते। तो जनता ने आगे अंग्रेजों को कहा कि भाई रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अब अंग्रेजों की, रक्षा करो। तुम टैक्स लेते हो हमसे, तो अंग्रेजों ने कहा किससे करनी रक्षा की? अरे मेर लूटपाट कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने मेरों से बचाव के लिए छावनी बना दी। अब छावनी बना के क्या कहते, तो जब छावनी बन रही थी ना यहाँ पे, तब अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया बी अवेयर। क्या रख दिया? कि भाई ये इलाका थोड़ा खतरनाक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधान रहे। तो एक बोर्ड लगा दिया बी अवेयर। अपने आने जाने वाले उधर से लोग जाते तो लोग भाई कहाँ जाके आए थे? बी अवेयर जाके आए थे। तो बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर करते करते क्या है, इसलिए ब्यावर की स्पेलिंग आज भी बी अवेयर है। तो ये ब्यावर नहीं है, क्या नाम है? मैंने कल ही आपको बताया था कि ब्यावर अंतिम शहर था, इसके चारों तरफ परकोटा था। कल परसों हम बात कर रहे थे कि भारत का अंतिम शहर जिसके चारों तरफ चार दीवारी बनाएगी, वो कौन सा था? ब्यावर था। ब्यावर की स्थापना करने वाला बंदा था मेजर डिक्सन। क्या नाम था? मेजर डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना की थी, उसने चार दीवारी बनाई। फिर मेजर डिक्सन यहीं मरा था। मेजर डिक्सन ने यहाँ शादी इंडियन महिला से कर ली थी, वो महिला भी बाद में यहीं मरी थी। मेजर डिक्सन बेचारा वापस गया ही नहीं था लंदन, बहुत भला सीधा आदमी था। बाद में ब्यावर में मेजर डिक्सन की मूर्ति लगाई गई और मेजर डिक्सन की ब्यावर में पूजा की जाती है। मेजर डिक्सन राजस्थान का लोक देवता है, तो मेजर डिक्सन की पूजा होती है ब्यावर में। जब देश आजाद हुआ तब अपने में आजादी की भावना, अपने को अंग्रेजों की मूर्ति नहीं लगने देंगे, इसलिए डिक्सन की मूर्ति उतार दी गई। डिक्सन की मूर्ति उतरने के अगले 4 साल तक ब्यावर में पानी की एक बूंद नहीं आई, बरसात नहीं हुई ब्यावर में। इसलिए डिक्सन की मूर्ति दोबारा लगाई गई, तब ब्यावर में बरसात शुरू हुई। डिक्सन भूमियों सा महाराजा वैसा है ना, लोक देवता डिक्सन अपना भला आदमी था बेचारा। तो बाद उसकी मूर्ति उतरी, ब्यावर में बरसात नहीं हुई थी। फिर कहा भाई वापस लगाया जाए। ब्यावर का संस्थापक कौन है? तो याद रखना, नसीराबाद का नाम नसीराबाद क्यों? नसीर ने आबाद किया। एरनपुरा का नाम एरनपुरा क्यों? कि मेजर डाउनिंग के गांव का नाम क्या था? एरन। ब्यावर का नाम ब्यावर क्यों? तो ये ब्यावर नहीं है, ये बी अवेयर है। क्या है? बी अवेयर। मैंने बताया कि अपने राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते? एजीजी। एजीजी कहां बैठता? अजमेर या आबू। अपना जो 57 में एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? देखो 1857 की क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वॉज एजीजी ऑफ राजस्थान। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। कौन था राजस्थान का एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब लिखो नसीराबाद। एक एक छावनी में क्रांति पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि अजमेर में एक टुकड़ी थी, उसको नसीराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। आप ना पूरा इन्फेंट्री मत लिखना, आप लिखना इसको एनआई। क्या लिख लेना? बार बार इन्फेंट्री मैं बोलूंगा पूरा, पर आप इसको एनआई लिखते रहना, तो समझ में भी आ जाएगा आपके और अपना काम चल जाएगा। लिख लो 28 मई को, ये 28 मई को क्रांति करते हैं, नसीराबाद जाके क्रांति करते हैं। ये गुस्से में थे। एक थोड़ा सुन लो पहले, एक बात और सुन लो। वह क्या था, एक तो इनको अजमेर से कहां भेज दिया था? नसीराबाद। इस वजह से इनको गुस्सा आ रखा था, अगर अजमेर से हमें कहां भेज दिया गया? नसीराबाद। पहले हमें मेरठ से भेज दिया अजमेर, अजमेर से कहां भेज दिया? नसीराबाद। गुस्से में थे। फिर मेरठ से आए थे तो थोड़ा बहुत अंग्रेजों के खिलाफ भावना थी, ट्रांसफर किया तो भावना और बढ़ गई। अंग्रेजों ने गलती और की। जैसे ही ये नसीराबाद पहुंचे, इनको जाते का हथियार जमा करा दो। क्या जमा करा दो? तो इनका दिमाग खराब हुआ कि हथियार क्यों ले रहे हैं, फौजी के पास तो हथियार रहने चाहिए, अपने से हथियार छीन रहे हैं। वहां एक ऑलरेडी एक टुकड़ी वहां खड़ी थी, अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां पर खड़ी थी, बॉम्बे लांसर्स। कौन सी खड़ी है? बॉम्बे लांसर्स वहां पर खड़ी है। इनको कहा कि तुम तोपे वोपे तैयार कर लो और इनका ध्यान रखो, इन 15वीं वालों का ध्यान रखो थोड़ा। तो इनका दिमाग खराब हुआ कि यार अपने से हथियार रखवा रहे हैं,
और अपने खिलाफ बॉम्बे वालों को करें हथियार भर लो, इसका मतलब अपने को मारेंगे। किसी आदमी को ये पता चल जाए ना मैं मरूंगा, तो हर आदमी चाहेगा मार के मरूं, है ना। तो इनको लगा यार ये अपने को मारेंगे, इससे अच्छा तो अपने इनको मार दे। तो ये क्रांति कब कर देते हैं? 28। कौन सी इन्फेंट्री? लिखो 28 मई को, 28 में, 28 मई को 28 में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की। सोल्जर्स ऑफ 15th एनआई स्टार्टेड रिवोल्ट। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किसकी शुरुआत की? क्रांति की शुरुआत। अब क्रांति की शुरुआत का मतलब था अंग्रेजों को मारो, तो इन्होंने अंग्रेजों को मारा। तो वहां पे अंग्रेजों का एक कर्नल हुआ करता, उसका नाम था न्यूबेरी। क्या नाम था? एक कर्नल न्यूबेरी हुआ करता। एक कैप्टन था, उसका नाम था स्पॉटिसवुड। क्या नाम था? इन दोनों को मार दिया गया। किस किस को मार दिया गया बताओ देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉट, लिख लो। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। नाम लिख लो, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कौन कौन है बताओ देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कौन कौन है? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हुए थे, लिख लो। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए। तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए। तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। नाम लिखो, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। दो मर गए, कौन कौन बताओ देखे? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। दो घायल हुए, कौन कौन? लॉक और हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। कौन कौन घायल हुए बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन। कुछ अंग्रेज यहां से भागे, ब्यावर की तरफ भागे हो गया यार, ब्यावर चल लेते हैं अपने। ब्यावर की तरफ भागे तो एक कर्नल था, उसको रास्ते में पैनिक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। उसका नाम ही था कर्नल पेनी। क्या नाम था? तो कर्नल पेनी की मृत्यु किस वजह से हुई? हृदयाघात की वजह से, लिख लो। हृदयाघात के कारण, ड्यू टू हार्ट अटैक। हृदयाघात के कारण, ड्यू टू हार्ट अटैक। हृदयाघात के कारण, ड्यू टू हार्ट अटैक। कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड। कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड। कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड। किसकी मृत्यु हो गई? किस वजह से? ये सब क्रांति कौन से फौजी कर रहे हैं? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है? वहां बाकी जो इंडियन है वो चुपचाप बैठे हैं। बॉम्बे लांसर्स वाले वहां पर बैठे। एक एनआई और बैठी थी वहां पे, 30वीं। कौन सी बैठी थी? इन 15वीं वालों ने 28 को क्रांति की, अंग्रेज भागे, फिर उन्होंने छावनी लूटी, पूरी हथियार वथियार लूटे, अंग्रेजों का सामान लूटा। 29 को लूटपाट की इन्होंने वहां पे। 30 को इन्होंने कहा आप दिल्ली चलेंगे। कहां चलेंगे? बहादुर शाह जफर को जाके कहते हैं हमने भी क्रांति कर दी, हम तेरी तरफ से लड़ना चाहते हैं, हमारे भी नाम लिख ले। तो जब ये 30 को जा रहे थे तब इन्होंने एक और कौन सी फौज बैठी है यहाँ पे? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। इनको इन 15वीं वालों ने पूछा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रफेजल? तो इन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो 30 तारीख को एक और इन्फेंट्री इनके साथ में आ गई। कौन सी? लिखो। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ 13th एनआई ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए।
Soldiers of 30th NI also joined revolt. 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए. एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए. एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. सभी विद्रोही किधर चले गए? ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली. सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए. चलो बाकी कल पढ़ेंगे.